वही चीजें करवाई हैं जो रियल लाइफ में आप लोग यूज कर भी रहे हो और इस्तेमाल होनी भी है। और माशाल्लाह से आप सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, और जब आप इस्तेमाल करते हो तो बैकएंड पे कौन सी टेक्निक यूज हो रही होती है, और आगे आप लोगों ने वही काम करना हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो। मेरी स्लाइड्स भी कुछ इसी तरह की चल रही होती है साथ टेक्निकली, ताकि आप लोगों को रियल लाइफ की और टेक्निकली चीजों का पता चले। और अगर मुझसे किसी चीज की समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे डायरेक्ट पूछना है। मैंने कोई चीज आप लोगों को नहीं बताई, आप लोगों को इधर उधर से पता चल गई है, तो आप उसको जैसे ही पता चलिए एक बार मुझसे पूछ लो कि सर हमें ऐसे पता चला है, आपके हद तक कोई इस तरह का सीन है कि नहीं है। कि जब मैं आप अपने बच्चों को मतलब दूसरे पहलू में लेके चलता हूँ तो मैं जरूर उसको कोई दूसरा पहलू उसके रेलेवेंट स्किप भी करवा देता हूँ। मैंने कभी भी अपने मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह का बर्डन नहीं डाला कि वो काम भी करवाना है और वो भी लाजमी करवाना है। मैं अगर कोई एक आप लोगों से काम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो मैं उसकी जगह पे प्रीवियस कोई और काम मैं आप लोगों को स्किप जरूर करवा दूंगा। कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालता मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। इसलिए काइंडली कोई ऐसी बात आप नेक्स्ट दोबारा ना करना कि मुझे दोबारा गुस्सा है, क्योंकि गुस्सा आएगा तो फिर मैं वही फॉर्मेलिटीज और वही रूल्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वही फिर फॉलो करना शुरू कर दूंगा, फिर उसी के मुताबिक चलूंगा और वही जो चीजें होंगी हम वही करेंगे। जो एक एक्स्ट्रा होता है ना अपने बच्चों के लिए, वो चीजें फिर नहीं होंगी। बाकी रहेगी बात मार्किंग की, जो आप लोग करोगे मैं उसी के हिसाब से मार्किंग करूंगा। मैंने कभी भी पर्सनल होके अपने स्टूडेंट्स के साथ मार्किंग नहीं की। जो मैं कहता हूं, जो देता हूं, उसी में से मार्किंग करता हूं। कभी भी ऐसा नहीं किया मैंने कि जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो और उसी की मैंने मार्किंग करके और उसमें से आप लोगों के नंबर डिडक्ट कर लिए हो। कभी भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये वाला सेशन जो है ना, ये मतलब मैं आप लोगों को चीजें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गाइड कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट 2 सेशन जो होंगे वो हमने सिर्फ पढ़ना ही है। नेक्स्ट जो आप लोगों का काम होगा वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सीएमएस में मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। यानी सीएमएस में अपलोड कर दूंगा, वहां पे से आप लोग बाद में देख लेना, लेकिन मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ उसमें करना क्या होगा। अभी तक मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स के अंदर ना 2 काम दिए थे। पहले के अंदर तो कुछ पेपर्स का कहा था, दूसरी के अंदर मैंने समरीज लिखने का कहा था। मैंने कहा था आप लोगों ने अपने रेलिवेंट जो आप लोगों के टॉपिक के रेलिवेंट पेपर्स होंगे ना, उनकी समरीज राइट करनी है। अब कुछ लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखना शुरू कर दिया था उसका, हालांकि लिटरेचर रिव्यू का मैंने कहा नहीं था लिखने का। लिटरेचर रिव्यू में चीजें शॉर्ट हो जाती होती हैं, समरीज के अंदर उस पेपर की कंप्लीट चीजें आती होती हैं। अब कुछ इस तरह की बातें थी जिनकी वजह से मैं कह रहा था आप लोगों को, अगर उस चीज की मतलब अब जैसे मैंने कहा था, अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ था ना, तो आप लिखने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेते कि लिटरेचर रिव्यू लिखना है या समरी लिखनी है। अब बाद में मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि आप लोगों को दोनों चीजों में से फर्क का ही नहीं पता था कि समरी में क्या फर्क होता है और लिटरेचर रिव्यू में क्या फर्क होता है। वो मुझे बाद में पता चला कि आप लोगों को इन दोनों में से फर्क का ही नहीं पता था। अभी आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ठीक है, जिसने वो लिटरेचर रिव्यू लिखा या समरी लिखी, जो आपको जो काम हो गया है ना, उसको वहीं पे एंड करना है, उससे आगे चलना है। कि ठीक है, जो चीजें कर ली हैं उनमें से जो कुछ गलतियां थी वो मैंने आप लोगों को बता दी,
अब उन गलतियों से कुछ सीख के उससे आगे चलना है, ना कि दोबारा उसी के ऊपर काम शुरू कर देना है, क्योंकि दोबारा उसी के ऊपर काम शुरू करना मतलब होता है टाइम वेस्ट करना आप लोग। अब वहीं से आगे दोबारा काम क्या शुरू करना है, चाहे आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखा, चाहे आप लोगों ने 10 पेपर की समरी लिखी, लेकिन दोनों कामों के अंदर आप लोगों ने कम से कम 10 पेपर तो पढ़े होंगे ना, जो आप लोगों के टॉपिक या आप लोगों की फील्ड के रेलिवेंट होंगे, यानी कि जो काम आप लोगों ने करना है उसी के रेलिवेंट होंगे वो 10 पेपर्स। तो जब आप 10 पेपर्स पढ़ते हो ना, तो कम से कम आप लोगों को इतना आइडिया हो जाता है कि आप लोग एक टॉपिक डिसाइड जरूर हो जाता है आप लोगों ने काम क्या करना है। ये एक फॉर्मेट है, वो मैं आप लोगों के साथ CMS पे शेयर कर दूंगा असाइनमेंट, एज ए असाइनमेंट के तौर पर ही, यानी कि ये फॉर्मेट एज ए असाइनमेंट के तौर पर शेयर करूंगा। आप लोगों की एक असाइनमेंट भी हो जाएगी इस बहाने, और ये आप लोगों का रिसर्च का काम भी हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को इससे कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, नया काम होगा फिर आप लोगों के लिए। तो ये एक फॉर्मेट है जो कि आप लोगों ने आगे करना है। सिनॉप्सिस एक आप लोगों ने राइट करना होगा आगे 3rd सेमेस्टर के अंदर जाके, तो आप लोगों ने थीसिस करना है। उस थीसिस को करने के लिए आप लोगों ने अपना एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है। तो ये रिसर्च प्रपोजल का ही फॉर्मेट है, उसी थीसिस का। अब वो थीसिस भी तो एक रिसर्च ही होती है ना, तो मैं वही फॉर्मेट आप लोगों के रिसर्च पेपर के लिए लेके चलना लगा हूं, ताकि आप लोगों को वो चीजें भी क्लियर हो जाए जो काम आप लोगों ने तब जाके करना है वो अभी से क्लियर हो जाए, और आप लोगों ने ये जो अभी काम करना है ये भी कंप्लीट हो जाए। अब इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहली तो चीज होती है, यहाँ पे आप लोगों के प्रोग्राम, सब्जेक्ट नेम, फादर नेम और रोल नंबर वगैरह, ये चीजें तो आप लोगों ने टॉप पे लिखनी होती है ना, कि जो आप लोगों ने एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो अपनी इंफॉर्मेशन आनी होती है इसके ऊपर। उसके बाद जो आप लोगों के पास इसके अंदर सबसे पहली चीज है वो है टॉपिक ऑफ रिसर्च। अब इस प्रपोजल के अंदर आप लोगों ने जो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, इसके अंदर सबसे पहली तो चीज है टॉपिक ऑफ रिसर्च, यानी कि आप लोगों ने जो 10 पेपर्स पढ़े हैं, जो लोग, जो मैंने प्रॉब्लम्स दी थी, या जो जिन लोगों ने अपनी कोई प्रॉब्लम डिसाइड कर ली है कि हम लोगों ने इस चीज के ऊपर काम करना है, तो उनका वही एक टॉपिक बन जाएगा। जो लोग मतलब टेक्निकली प्रोग्रामिंग या कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते, वो एक सर्वे पेपर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सर्वे पेपर होता है, एक रिव्यू पेपर होता है, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे जो आप सर्वे करते होते हैं उसमें आप लोग क्वांटिफाई करते हैं चीजों को, प्रॉपर क्वांटिफाई करके वेरिएबल्स लेके और प्रॉपर उसका सारा बताते होते हैं। रिव्यू के अंदर जस्ट आप लोगों ने जो चीजें किसी ने बताई हुई है ना, जस्ट उन्हीं को लेके थोरेटिकली एक्सप्लेन कर देना। रिव्यू पेपर वो होता है। आप लोगों ने रिव्यू नहीं लिखना, आप लोगों ने सर्वे लिखना है। ये चीज मैंने ग्रुप के अंदर भी दोनों चीजों की डेफिनेशन आप लोगों को सेंड कर दी हुई है कि रिव्यू पेपर और सर्वे पेपर में फर्क क्या होता है। मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, बात की थी, तो मैंने उधर ये उसको क्लियर किया था कि मैं आप लोगों को सर्वे पेपर का कह रहा हूँ, रिव्यू पेपर का नहीं कह रहा। तो मैंने सर्वे पेपर की डेफिनेशन उधर सेंड कर दी थी, तो वहां से ग्रुप से भी पढ़ लेना अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो, कि सर्वे पेपर लिखना है आप लोगों ने। अब जब आप लोगों ने सर्वे पेपर लिखना होता है तो वो सर्वे किसी ना किसी टॉपिक पे ही होता है ना, किसी एक चीज को लेके। अब उस चीज के ऊपर, अब वो चीज कोई एक टेक्निक भी हो सकती है कि आप किसी एक टेक्निक को लेके उसकी डिफरेंट जगह पे इम्प्लीमेंटेशन ले लो। एक टेक्निक को पकड़ो, उसको किस किस बंदे ने किस किस काम के लिए यूज किया और उसके रिजल्ट्स क्या आए थे, और वो रिजल्ट्स ठीक आए थे कि नहीं आए थे। अगर वो ठीक नहीं आए थे तो उसमें मजीद इम्प्रूव करने के लिए, मजीद इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप कुछ प्रपोज कर दो आगे। ये एक सर्वे पेपर का सिनेरियो होता है कि आप किसी एक टेक्निक को पकड़ के, वो टेक्निक किस किस बंदे ने कहां कहां पे इस्तेमाल की हुई है, और जब उसने इस्तेमाल की तो उसके रिजल्ट्स आए वो ठीक थे कि या नहीं ठीक थे। अगर नहीं ठीक थे तो आपने वो गैप ढूंढ के, जिस वजह से वो नहीं ठीक थे, वो आपका प्रपोज सोल्यूशन बन जाएगा। इसने मतलब ये काम अगर इसके अंदर ऐड कर लिया जाए तो ये रिसर्च एक कंप्लीट बन जाएगी। वो प्रपोज सोल्यूशन आप आगे अपने आगे जो काम करना होगा आप लोगों ने उसके बाद, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने जो अभी
काम करना है, उसके अंदर वो आपका एक सर्वे पेपर बन जाएगा और सर्वे पेपर के एट द एंड पे हम एक सोल्यूशन प्रपोज करते होते हैं जो कि हम लोगों ने एक आइडिया किया होता है अपने सर्वे पेपर के अंदर से। तो ये अभी का काम भी हो जाएगा और जो आप सोल्यूशन प्रपोज करोगे आप उसको आगे फ्यूचर रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप ये टेक्निक इस तरह फिक्स कर लेते होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ सर्वे पेपर वालों के लिए, जिन्होंने प्रॉब्लम्स ली हुई है वो तो अपनी फिर प्रॉब्लम्स के ऊपर ही लिटरेचर रिव्यू राइट करेंगे। तो अभी मैंने बताया एक टेक्निक को पकड़ के बाकी जगह पे उसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेना। दूसरा तरीकाकार होता है कि एक इंप्लीमेंटेशन को पकड़ो कि वो काम जो प्रॉब्लम आजकल एक फेस की जा रही है और डिफरेंट लोग उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई एक अच्छा सोल्यूशन नहीं दिया अभी तक। दूसरा तरीकाकार होता है सर्वे पेपर राइट करने का कि आप प्रॉब्लम एक पकड़ लो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स यूज की होंगी। आप फिर उन टेक्निक्स के दरमियान में सर्वे लिखोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फलां बंदे ने ये इस्तेमाल किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। लेकिन जिसने भी किया वो तमाम के अंदर से एक फलां चीज की कमी जरूर थी, अगर वो भी ऐड कर ली जाती तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत अच्छा बन सकता था। दूसरा तरीका का सर्वे पेपर का लिखने का ये होता है, या तो आप प्रॉब्लम पकड़ लेते हो, टेक्निक के दरमियान में कंपैरिजन करते हो, या आप एक टेक्निक पकड़ लेते हो, उसके सॉल्यूशंस के दरमियान में कंपैरिजन करते हो। तो ये एक सर्वे पेपर का मतलब आइडिया बता दिया। आप जो भी पकड़ते हो वही चीज आप लोगों की ये रिसर्च टॉपिक के अंदर आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती है इंट्रोडक्शन की। जब आप लोगों ने वो टेक्निक एक पकड़ी और एक प्रॉब्लम पकड़ा तो सबसे पहले हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। तो मतलब हम लोगों ने उसकी एक मोटिवेशन बनानी होती है अपने उस काम की कि मैं ये काम करने जा रहा हूं तो क्यों करने जा रहा हूं। तो उसकी मोटिवेशन बनाने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट में ना एक पैराग्राफ लिखना होता है कि जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सेंटिमेंट इज एन इमोशन, फीलिंग्स, एटीट्यूड यानी कि ओपिनियंस एंड सब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस नॉट फैक्ट्स। क्या कर रहा हूं कि मैं एक काम किया हुआ है कि सेंटिमेंट एनालिटिक्स यानी कि एनालिसिस किया है जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर, वो डाटा जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, किसी टेबल की फॉर्म में नहीं होता। तो ये काम को करने के लिए मैंने स्टार्ट में मोटिवेशन बनानी होती है, वो हमारा इंट्रोडक्शन का काम होता है। तो ये काम अब क्या था कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर मेरे पास जो चीजें थी, इमर्जिंग ट्रेंड्स थे, वो मैंने निकालने थे ना। वो ट्रेंड्स क्या है वो हम लोगों ने फिर अपने इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़े से एक्सप्लेन करने होते हैं स्टार्ट से लेके, एक अपनी मोटिवेशन बनाने के लिए। यानी कि फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, ये सारी चीजें हमें किसी के टेक्स्ट में से नजर आती होती हैं। जैसे ग्रुप में मतलब कुछ मैसेजेस आए, अब उन मैसेजेस को पढ़ते सार ही आप लोगों की एक इमोशंस बनती है ना। तो इस तरह के जो टेक्स्ट होते हैं जो पैराग्राफ की सूरत में होते हैं या दो चार फिक्रों की सूरत में होते हैं, उनको पढ़ के हमारे अंदर एक इमोशंस बन रहे होते हैं। जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या कोई किसी का मैसेज पढ़ते हो तो वहां से हमें एक इमोशन या उस बंदे का एटीट्यूड शो हो रहा होता है। तो मतलब इस काम के लिए हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स यही होते हैं किसी टेक्स्ट के अंदर, तो वो निकालने के लिए मैंने ये काम करना था। तो मैंने पहले उन काम जो निकालने हैं ना, जो चीजें जहां से हमें पता चलना था, मैंने उन चीजों को लेके थोड़ा सा राइट अप कर दिया। ये मेरी स्टार्ट की मोटिवेशन होगी। अब ये जो इंट्रोडक्शन होता है, स्टार्ट में हम कुछ चीजें बैकग्राउंड की तरह बैकग्राउंड से अपने अपने अल्फाज को एक्सप्लेन करते होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोई से दो पैराग्राफ लिखने होते हैं जो कि हम लोगों ने किसी न किसी रिसर्च पेपर से लिए होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों ने दो पेपर्स का लिटरेचर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक पैराग्राफ एक पेपर से लिया गया, फिर दूसरा पैराग्राफ ये दूसरे पेपर से लिया गया। मतलब इन चीजों के बारे में इन दो लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मैंने उनकी वर्डिंग को अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करके साथ उसका रेफरेंस कोट कर दिया। तो इस तरह अब जो मैंने आप लोगों को एक मोटिवेशन पैराग्राफ की बात की थी वो मैं यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, आप चाहे बाद में लिख लो चाहे पहले लिख लो। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है आप लोगों का, उसके अंदर यही चीज होती है कि कोई एक पैराग्राफ आप लोगों ने खुद से बनाना होता है जिसमें आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन क्रिएट करनी होती है,
और कुछ पैराग्राफ जो बाकी होते हैं वो आप लोगों ने इस तरह डिफरेंट रिसर्च पेपर से लेके, आप लोगों की जो रिसर्च होती है ना, आप उसमें ज्यादा काम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते इंट्रो और लिटरेचर के अंदर। इंट्रो और लिटरेचर क्योंकि सारा का सारा बैकग्राउंड नॉलेज होता है, आप लोगों ने इसके अंदर ज्यादातर चीजें जो भी लिखनी होती हैं वो जहां से भी लिखनी है उसका रेफरेंस जरूर कोट करना है। तो ये ज्यादातर ये चीजें हम लोग डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट रिसर्च पेपर से हम लोग निकाल के लिखते होते हैं अपने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर व्यू के अंदर, इसलिए हम लोग इस तरह ये रेफरेंस भी देते होते हैं इसके अंदर। तो ये पैराग्राफ, ये सारा एक जो कॉन्सेप्ट था मैंने फलां बंदे से पढ़ा, मैंने उसका रेफरेंस दे दिया। कोई एक आप पैरा सिर्फ आप लोग अपनी तरफ से राइट अप कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो स्टार्ट में कर लो चाहे एंड पे कर लो। एंड पे तो आता ही होता है, क्योंकि वो जो एंड पे पैराग्राफ आप लोगों का इंट्रोडक्शन में आता होता है ना, वो आप लोगों ने अपने काम का फ्लो बताना होता है कि मैं ये काम ऐसे ऐसे करूंगा, मतलब किया नहीं करूंगा, तो आप लोगों ने अपना एक फ्लो बताना होता है आखिरी पैराग्राफ के अंदर। पहला पैराग्राफ होता है कि वो आप लोग अपनी तरफ से राइट कर सकते हो, तो कोई एक बैकग्राउंड एक मोटिवेशन होती है वो क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग वो नहीं भी क्रिएट करते, आप स्टार्ट से ही किसी का काम कॉपी करना शुरू कर देते हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो भी ठीक है। लेकिन अब इंट्रोडक्शन के कुछ रूल असूल होते हैं, मतलब जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना होता है ना, तो इसमें सिर्फ कोई 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4, मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 पेपर्स का हम लोग रेफरेंस कोट कर सकते होते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते होते। तो इसलिए हम लोगों ने अगर अपना टेक्स्ट बढ़ाना हो ना, तो पहला पैराग्राफ भी हम लोग अपनी तरफ से लिख लेते होते हैं, दरमियान में 2-3 पैराग्राफ हम लोग किसी की चीजें मतलब जो होती हैं अपने काम के रेलिवेंट वो कोट कर लेते हैं, और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ होता है वो हमारे अपने ही काम का फ्लो बन जाता है। तो इस तरह की 1-1.5 पेज का हमारे पास इंट्रोडक्शन क्रिएट हो जाता होता है। तो आप लोगों ने 2 काम हो गए आप लोगों के। एक, आप लोगों ने अपना ये टॉपिक डिसाइड करना है, जिस टॉपिक पे आप लोगों ने काम करना है इसको फाइनलाइज करके यहाँ पे राइट अप करना है। दूसरा काम, आप लोगों ने इसके मतलब इंट्रोडक्शन लिखना है। आप इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ आप लोगों का जो होगा वो आप लोगों की उस चीज के मतलब मोटिवेशन होगी, और उसके बाद 2 पैराग्राफ जो होंगे वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी पेपर का लिटरेचर व्यू या किसी पेपर की समरी राइट करनी होगी जो आप लोगों के काम के रेलेवेंट होगी। अब समरी और लिटरेचर व्यू में यही फर्क होता है, जब समरी राइट की जाती है तो पूरा पेपर का जो एक मवाद होता है ना, एक अब्स्ट्रैक्ट होता है पूरे पेपर का, वो समरी में राइट किया जाता है। लेकिन जब हम उसको लिटरेचर व्यू में यूज करते हैं तो फिर हम उसकी वो चीजें जस्ट कॉपी करते होते हैं जो हमारे काम के रेलेवेंट होती है। सारे पेपर को हम लोग उसका जो एक समरी होती है वो राइट नहीं करते, सारे पेपर को पढ़ के हम लोग अपनी वर्डिंग में राइट नहीं करते होते, बल्कि उसके अंदर से सिर्फ अपने रेलिवेंट जो चीजें होती हैं सिर्फ उनको कोट करते होते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने इसके अंदर लिटरेचर व्यू लिखना है, अब आप लोगों ने समरी नहीं लिखनी, यानी कि आप लोगों ने पहले एक पैराग्राफ लिखना है अपने टॉपिक की मोटिवेशन के लिए, उसके बाद 1-2 पैराग्राफ आप लोगों के इस तरह से लिटरेचर व्यू के तौर पर आ जाएंगे। जब ये काम आप लोगों का इतना हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक भी डिसाइड हो गया, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी राइट अप कर लिया, जब इतना काम हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे फिर उस चीज के। आप लोगों का एक पूरा काम डिसाइड हो गया ना कि मैं ये काम करना है और उसका ये इंट्रोडक्शन है, तो जाहिर बात है उसके फायदे भी तो आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे ना। तो फिर आप लोगों ने मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ज्यादा आप लोगों की मर्जी है लिखो चाहे ना लिखो, मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि जो आप लोग काम कर रहे हो इसका फायदा क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को ये चीजें दिखा रहा हूं ताकि आप लोग उस तरह राइट अप कर सको। कहता है देयर इज अ नीड टू मेक मोर क्लियर सिस्टम इन सेंटिमेंट एनालिसिस टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स एंड टू एनहांस द यूजफुलनेस ऑफ एस्पेक्ट्स एंड ओपिनियन एक्सट्रैक्शन। मतलब वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है ना कि जब कोई एक प्रोडक्ट बाय की करते हैं कस्टमर, तो उसके ऊपर फिर वो ना कमेंट्स भी देते हैं, अपने रिव्यूज बताते हैं कमेंट्स की सूरत में। इसके अंदर वो काम किया गया है कि उन कमेंट्स को लेके उनके जो इमोशंस है ना,
जो उनकी ओपिनियंस है उस चीज के बारे में, वो उनकी जांच पड़ताल की हुई है। तो यहाँ पे इसका पहला फायदा तो ये हो गया कि हम लोगों की ओपिनियन एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका पहला फायदा ये हो गया। तो आप लोग जो काम करोगे उसका भी कोई ना कोई इसका फायदा होगा। ये ओपिनियन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जब लोग अपनी चीजें कहीं ना कहीं राइट कर देते हैं, हम उनकी वो चीजें पढ़ के उनके बारे में एक आइडिया बना लेते हैं, उनके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि फलां बंदे की फलां चीज के बारे में क्या ओपिनियन है। तो इस तरह की ओपिनियन मालूम करना, इसका पहला फायदा ये है। तो इस तरह आप लोगों ने कम से कम कोई 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। उसके बाद ये इसकी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं फॉर्मेट के अंदर। मतलब होता है कि आप लोगों का काम रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये कोई एक आध लिख देना जस्ट इस खाने को पूरा करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर रिव्यूज जो होते हैं ना, उनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए इस काम को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हो गई ना। तो ये जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, ये वही होती हैं जो आप लोगों का रिसर्च रियल लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये वो एप्लीकेशन नहीं है जो आप लोगों ने बनानी है, ये वो एप्लीकेशन है जो आप लोगों के इस काम को पढ़ के कोई बना सकता है। तो कोई एक आध लिख देना इसके अंदर। उसके बाद आप लोगों का आता है हाइपोथेसिस। ये मैंने आप लोगों को नहीं देखा, आप लोगों को नहीं बताया। ये जो आप लोगों का हाइपोथेसिस होता है ना, इसमें आप लोगों का कि कंप्लीट मतलब आप लोगों ने अपने काम का बताना होता है कि ये हो भी सकता है, ऐसे नहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों ने एक मतलब स्टेटमेंट राइट करनी है अपने काम की कि ये काम मैं इस तरह करूंगा और उसका मुझे ये इस तरह फायदा होगा। ठीक है। The main application of sentiment analysis is opinion summarization based on the types of input data। मतलब एक मैंने पूरा एक ना उसका स्टेटमेंट बना के यहाँ पे राइट कर दी। तो ये जो हाइपोथेसिस होता है, ये आप लोगों के काम की एक एट एंड पे जो निकलनी है ना कंक्लूजन, वो होती है। वो तो जो निकलनी है सो निकलनी है, उसके बारे में आप लोगों ने पहले से लिखना होता है हाइपोथेसिस के अंदर। कि आप लोगों का हाइपोथेसिस ये होता है कि आप लोगों ने जो काम करना है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये जो लोग सर्वे कर रहे हैं ना, उनका हाइपोथेसिस नहीं आएगा। ठीक है। जो लोग किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं उनका हाइपोथेसिस आएगा। तो ये हाइपोथेसिस वाला पार्ट सर्वे वाले लोगों ने नहीं लिखना है। जो सर्वे नहीं कर रहे, प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, उन्होंने लिखना है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी बना के पूरी इस तरह पैराग्राफ की सूरत में कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और उसके ये रिजल्ट्स होंगे। यानी कि आप लोगों ने एक चीज अस्यूम कर लेनी है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाँ या ना में बाद में डिसाइड होगी जब वो काम हम लोग कर लेंगे। अभी तो हम चीजें सारी प्रपोज कर रहे हैं ना, तो प्रपोज में हमारा हाइपोथेसिस ही आता होता है। जब ये चीजें हम परफॉर्म कर लेंगे फिर हमारी कंक्लूजन आएगी। वो कंक्लूजन हमारे इस हाइपोथेसिस का आंसर होगी कि क्या वो जो मैंने हाइपोथेसिस पेश किया था वो प्रॉपर कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ। अगर तो इसके मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं तो मतलब कंप्लीट हो गया, अगर नहीं आ रहे तो नहीं हुआ। उसके बाद ये 10 पेपर्स का लिटरेचर व्यू, मतलब इस तरह ये लिटरेचर व्यू लिखते वक्त ना स्टार्ट में एक मतलब कुछ 2-4 फिक्रे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखे, कोई इशू नहीं होता। आप इस तरह नंबरिंग के साथ अपना लिटरेचर व्यू स्टार्ट कर दोगे। वही लिटरेचर व्यू जो आप लोगों ने असाइनमेंट 2 के अंदर किया है। यानी कि पहला पेपर पढ़ के उस पेपर के अंदर से आप लोगों को अपने टॉपिक के रेलेवेंट क्या चीज मिली। यानी कि जो आप लोगों का काम है वो किसी एक चीज के साथ तो नहीं ना हो रहा, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। वो डिफरेंट चीजों के मुतालिक आप लोगों ने पढ़ना होता है कि डिफरेंट चीजों को फलां बंदे ने कैसे कैसे यूज किया हुआ है। तो पहला पेपर पहली चीज के मुतालिक जो पहला पेपर पढ़ोगे उस बंदे ने आप लोगों की उस चीज के मुतालिक क्या राइट अप किया है वो आप लोगों का पहला लिटरेचर व्यू बन जाएगा। इसी तरह दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 10 पेपर्स का लिटरेचर व्यू राइट अप करना। तो ये लिटरेचर व्यू वही होगा जो आप लोगों ने अभी असाइनमेंट 2 में किया है। जब आप लोग इतना काम कर लोगे ना तो आप लोगों के टॉपिक के मुताबिक आप लोगों को एक प्रॉब्लम मिल जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम मैंने खुद दी, वही प्रॉब्लम वो यहाँ पे इन पेपर्स को पढ़ के उसमें एडवांसमेंट ला के राइट अप करेंगे। वो प्रॉब्लम एज इट इज राइट अप नहीं करेंगे। ये जो रिसर्च गैप होता है ये आप लोगों की प्रॉब्लम्स ही होती है। चाहे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेडिंग दे लो, चाहे आप रिसर्च गैप की हेडिंग दे लो, सेम एक ही चीज।
सर मेरा जी पूछो। सर जो हमने लिटरेचर व्यू पहले सेकंड असाइनमेंट का लिखा है वो तो हमने 10 पेपर्स लिख के और एक उसकी समरी एक लिटरेचर व्यू उसका लिखा था। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था 10 पेपर की अलग अलग समरी राइट अप करनी। लेकिन सर हमने जो असाइनमेंट सबमिट करवाई वो तो ऐसे करवाई है, मुझे नहीं पता था और हमें उसके रिमार्क्स अभी नहीं चलो मिले तो ठीक हम है, लोगों वो को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बात किया, वो जो हो गया वो सो हो गया। अब उससे आगे जो चलना है उसको देखना है। ठीक है सर। ठीक है, उसको अभी ओके। छोड़ दो, कोई मसला नहीं, उसका खैर जो हो गया उसका ब्रेन, उसकी टेंशन नहीं लेनी, आगे वाले की टेंशन लेनी है, आगे जो काम है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है सर। हाँ। तो यहाँ पे मतलब ये 10 पेपर का जब लिटरेचर व्यू लिख लोगे, प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी पता चल जाएगा, तो आप लोगों का एक पूरा रिसर्च गैप या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती होती है। अब हेडिंग बात जगह पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की दी होती है, पास और रिसर्च गैप कहा होता है। मकसद दोनों का सेम ही होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जो काम जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, रिसर्च गैप मतलब जो फ्लॉ जो कहीं रह चुका हुआ है। जब आप 10 लिटरेचर रिव्यू पेपर्स पढ़ते हो ना, हर पेपर के एट द एंड पे एक फ्यूचर वर्क लिखा हुआ होता है। तो जब आप इतनी चीजें पढ़ते हो तो आप लोगों के माइंड में जरूर कोई ना कोई एक आध गैप बन जाएगा, एक प्रॉब्लम सेट हो जाएगी। वो जो एक गैप बनेगा ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे रिसर्च गैप वाले पोर्शन में राइट अप करना कि मैंने ये पेपर्स पढ़े और तमाम का फ्यूचर वर्क में हर बंदे ने कुछ ना कुछ बताया होता है आगे फ्यूचर वर्क कि ये काम इसके ऊपर हो सकता है। तो ये रिसर्च गैप के अंदर आप लोगों ने वही काम करना लिखना होता है जो आपने करना होता है। तो 10 पेपर का फ्यूचर वर्क देखोगे तो किसी एक का फ्यूचर वर्क तो आप लोगों के मतलब होगा ना, तो उसी को पकड़ के उसी में चेंजेस करके इनहांस करके उसी को आप अपने रिसर्च गैप राइट अप कर लोगे। उसके बाद ये रिसर्च क्वेश्चंस होते होते हैं, ये आप लोगों ने नहीं लिखने, ठीक है, ये आप लोगों को अभी मैं स्किप करवा रहा हूं। वैसे ये आप लोगों के या तो आप लोगों ने हाइपोथेसिस लिखना होता है या आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब जिनका तो प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं उन्होंने हाइपोथेसिस लिखना है, जो सर्वे पे काम कर रहे हैं उन्होंने ये रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं। दोनों में से एक चीज आती होती है, या तो आप रिसर्च क्वेश्चन लिखते होते हैं या आप हाइपोथेसिस लिख लेते होते हैं। हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उसका भी रिजल्ट एट द एंड पे आप लोगों के जब कंक्लूजन के अंदर जाके आना है। क्वेश्चन लिखते हो तो वो भी रिजल्ट आप लोगों का एट द एंड पे आप लोगों की कंक्लूजन में आना है। यानी कि जब आप लोग अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लोगे, अपने रिसर्च के बारे में बताओगे, तो वो रिजल्ट्स आप लोगों के इन क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, या वो रिजल्ट आप लोगों की उस हाइपोथेसिस का आंसर होना चाहिए कि जो आप लोगों ने हाइपोथेसिस पेश किया था क्या उसी के मुताबिक रिजल्ट आया है कि नहीं आया। तो इन दोनों में से कोई रिसर्च क्वेश्चन थे, तो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस की बात होगी। उसके बाद आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब ये मेथोडोलॉजी एक मेन पार्ट होता है कि जो आप लोगों ने काम करना है ना, आप लोगों ने उस काम के बारे में कंप्लीट एक मतलब पिक्चर आप लोगों ने इस मेथोडोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन करनी होती है कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। उसके अंदर कोई डाटा सेट इस्तेमाल हो रहा है तो वो आप लोगों ने कहाँ से लिया, मतलब डाटा सेट डाटा आप लोगों के पास कैसे आएगा। और डाटे के बाद उसके बाद एट द एंड पे जो आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों की जो प्रोसेसिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगी, वो कैसे और कहां से आएगी, तो वो एग्जीक्यूशन का पार्ट होगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक कंप्लीट पिक्चर होती है आप लोगों के ओवरऑल वर्क। अभी आप लोगों का क्योंकि ओवरऑल वर्क नहीं हुआ, तो अभी आप लोगों का ये प्रपोज है, तो इसमें कुछ चीजें मिस भी हो सकती हैं, तो इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोगों ने प्रपोज करनी है। अभी अभी ये आप लोगों की कंप्लीट या फाइनल वर्जन नहीं होगा। ये जैसे हम जैसे जैसे आगे फिर काम करेंगे ना, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी वैसे वैसे इंप्रूव होती जाएगी। तो अभी आप लोगों ने इसका एक प्रपोज फॉर्म लिखनी है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और उसके बाद हमारी रिसर्च की आती होती है लिमिटेशंस। ठीक है, अब हम जो भी काम कर रहे हैं ना उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब ये लिमिटेशन डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती हैं कि जो आप लोगों ने डाटा सेट लिया वो एक लिमिटेड यहाँ तक इस रेंज के अंदर अंदर लिया। अब ये लिमिटेशन आप लोगों के सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है।
कि मेरा जो सोल्यूशन है वो उसका जो टारगेट है वो ये वाला एरिया या जो इस तरह के लोग होते हैं, सिर्फ वो वाले टारगेट है। यानी कि आप लोगों ने अपने काम की लिमिटेशन बतानी होती है कि आपका काम किन किन चीजों के रेलिवेंट है, यानी कि एक लिमिटेड है कितने एरिया के लिए, इन इन चीजों के लिए, बाकियों के हर एक चीज के लिए नहीं होगा। तो ये लिमिटेशन में हम लोगों ने एक पार्ट देना होता है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर व्यू के अंदर जो आप लोगों ने रेफरेंसेस यूज किए वो इस तरह एट द एंड पे आप लोगों ने एक लिस्ट बन जाएगी रेफरेंसेस की। अब ये जो हम लोग इस तरह एट द एंड पे एक लिस्ट बनाते होते हैं ना, नंबर के साथ पूरे का पूरा एक रेफरेंस लिखना, इसमें पहली चीज होती है ऑथर नेम्स। ये एपीए स्टाइल बना हुआ है। अब ये जो ना रेफरेंस के स्टाइल्स होते हैं, अब वो स्टाइल डिपेंड कर रहे होते हैं जो रेफरेंस के अंदर चीजें होती हैं उनकी तरतीब के ऊपर। अब ये एपीए स्टाइल के रेफरेंस दिए हुए हैं, मतलब ये जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं एपीए स्टाइल में दिए हुए हैं। तो एपीए स्टाइल में क्या चीज होती है, आप लोगों ने जो ख्याल रखना है कि सबसे पहले इसके ऑथर नेम आते होते हैं, फिर ईयर आता होता है, उसके बाद टॉपिक आता है, और टॉपिक के बाद वो ये पेपर किस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ, उसका वॉल्यूम कौन सा है और वर्जन कौन सा है, और उसके बाद उसका पेज नंबर। तो हमारे पास इस तरह इन चीजों की एक तरतीब बन जाती है। तो अगर तो आप लोग मैनुअली रेफरेंस राइट कर रहे हो तो आप लोगों ने इस तरतीब का ख्याल रखना होता है। अगर आप मैनुअली राइट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को एक और तरीका बता देता हूं, आप लोग उस तरह करना है। वो भी काफी तरीकाकार वैसे मैनुअली ही है, लेकिन इस सिंपल मैनुअल से भी और ज्यादा अच्छा है। अगर आप ऑटोमेटिक भी करना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से गुजरना पड़ता है। अब जैसे ये ब्राउजर है ना, मैंने ये पेपर सर्च किया हुआ है पहले जो मेरा वहां पे था, और ये इस तरह ये जो डबल कॉमा बना होता है, कुछ के पास इस तरह डबल कॉमा बना हुआ आएगा, कुछ के पास ये इस तरह लिखा होता है साइट का वर्ड। मतलब रेफरेंस किस तरह देना है, रेफरेंस स्टाइल देने का तरीकाकार कि जब आप एक पेपर फाइंड आउट कर लेते हो तो उस लिंक के साथ यहाँ पे इस तरह का ये आइकॉन बना होता है डबल कोमा टाइप का, या तो ये बना हुआ होगा, या जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आया हूं तो ये साइट लिखा हुआ आ रहा है, या ये साइट का वर्ड लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आप लोगों ने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है ना, तो इसका ये कंप्लीट एपीए की फॉर्मेट में रेफरेंस बना बनाया आ जाता है। आप इसको यहां से कॉपी करो और अपने पास उधर लिस्ट में जाके ऐड करवा लो। मतलब जो आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हो रेफरेंसेस की, यहाँ पे उस नंबर पे आओ, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे आप उसको इस तरह अपने पास रेफरेंस के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये बना बनाया पूरा एक रेफरेंस, ये चीज कहलाती होती है रेफरेंस, रेफरेंस देना। लेकिन इसी रेफरेंस को टेक्स्ट में बताना, अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो 12 नंबर पे रेफरेंस दिया हुआ है ना, मैंने उस लिस्ट का नंबर बता दिया 12। तो इस तरह टेक्स्ट के अंदर उस रेफरेंस का, इस रेफरेंस का कोड बताना, मतलब उस रेफरेंस का लिंक बताना, कौन सा रेफरेंस एट द एंड पे जो है वो इस पैराग्राफ के मुताल्लिक है, तो इसका बताना, ये चीज कहलाती होती है हमारी साइट। यानी कि इन टेक्स्ट साइटेशन होती है, मतलब साइट करते होते हैं हम पेपर को, और एट द एंड पे रेफरेंसेस वाली जो लिस्ट होती है वहां पे हम चीजों का रेफरेंस करते हैं। तो दो वर्ड होते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन या रेफरेंसेस। जब रेफरेंसेस का वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है एट द एंड पे जो आप लिस्ट बना रहे हो। जब साइट का वर्ड आता है तो मतलब होता है साइटेशन, मतलब होता है कि आप टेक्स्ट के अंदर जहां पे उसको साइट कर रहे हो, बता रहे हो कि ये वाला टेक्स्ट मैंने इस जगह से लिया है, और ये जगह कौन सी है, आप लोगों के एट द एंड पे जो रेफरेंस लिस्ट है वो वाली। तो जब आप लोगों ने वो इंट्रो लिटरेचर लिखना है तो आप लोग उसके अंदर जो रेफरेंसेस इस्तेमाल करोगे वो एट द एंड पे आप लोगों ने इस तरह एपीए फॉर्मेट में एट द एंड पे उनकी लिस्ट बना के टेक्स्ट के अंदर उनको साइट करना है, यानी कि उसका नंबर दे देना है, और नंबर इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है। तो ये एक मैनुअली तरीकाकार है, हाफ मैनुअली। कुछ हम टेक्स्ट रेफरेंस बना ले लेते हैं और उसका नंबर उठा के हम टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं, इनके साइट कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है, मतलब एक टूल है मैं जो यूज करता हूं, ये एंड नोट का है।
मैं जैसे ही एंड नोट पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये एंड नोट का टैब, मतलब जैसे आप एंड नोट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वर्ड के अंदर ये इसका एक टैब बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप इसके थ्रू भी रेफरेंसेस दे सकते हैं। आप इसके थ्रू अगर इस्तेमाल करते हैं तो मतलब आप लोगों को और ज्यादा चीजें इजी हो जाती हैं। काम इसके अंदर भी उतना ही करना पड़ता है जितना आप मैनुअली कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि कल को आप लोगों को रेफरेंस का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ना, तो आप यहाँ से एक वन क्लिक के अंदर, ये स्टाइल है, स्टाइल में से आके जस्ट आप APS 6 इंटर सेलेक्ट करोगे, आप लोगों का पूरा रेफरेंस के अंदर जो आप लोगों के पेपर के अंदर स्टाइल लगे होंगे ना, सारे के सारे रेफरेंसेस का वो वाला स्टाइल बन जाएगा। तो अभी ये जो पेपर है इसके अंदर मैंने एंड नोट के थ्रू नहीं लगाए हुए, इसलिए मुझे वो एरर दे रहा है, वो उसका स्टाइल चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैंने एंड नोट के थ्रू लगाए हुए होते तो ये ऑटोमेटिकली इसने इसका स्टाइल चेंज कर देना था सब पे। तो मतलब एक क्लिक के साथ 12 रेफरेंसेस का स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सिर्फ इसका इतना फायदा है जो हम लोग ऑटोमेटिक लगाते हैं, बाकी काम इसमें भी उतना ही करना पड़ता है जितना मैनुअली करते हैं। तो यहाँ तक ये एक फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो ये आप लोगों ने कंप्लीट सर आप एक दो रेफरेंसेस एंड नोट के थ्रू एंटर करके बता दें। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेफरेंस देना है ना, तो यहाँ पे इसके ये इंसर्ट साइटेशन का नाम आ रहा है, मतलब ये पैराग्राफ मैंने एक पेपर से पढ़ के लिख लिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको अब अपने पास इसका रेफरेंस देना है एट द एंड पे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा जहां पे मैंने इसको साइट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये वाला पेपर का रेफरेंस नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों ने ब्राउजर के अंदर जाना है, वो पेपर आप लोगों ने सर्च आउट करना है, यहाँ पे साइट पे उसी जगह पे जहां पे मैंने अभी आप लोगों को ये APA का स्टाइल कॉपी करने का बताया था, इसी जगह पे आके अब आप लोगों को यहाँ पे किसी चीज पे ना क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ साइट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एंड पे ये लिखा होता है एंड नोट, कि मुझे इस पेपर का रेफरेंस एंड नोट के फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर दो। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर ये देखो, ये नीचे इसका जो रेफरेंस है वो डाउनलोड हो गया। अब मैं जैसे ही इसको मतलब ओपन करूंगा ये मुझे एंड नोट के अंदर ले जाएगा, क्योंकि ये एंड नोट की फॉर्मेट के अंदर फाइल है ना, यानी कि जैसे हमारी जो भी फाइल की एक्सटेंशन होती है वो उसी के अंदर ओपन होती है। तो एंड नोट किया तो मैं इसको एंड नोट के अंदर जैसे ही क्लिक किया उसने मुझे एंड नोट के अंदर ले गया। अब एंड नोट के अंदर होता है कि हम लोग लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं, या तो उसी के अंदर सारे के सारे पेपर्स अपने रेफरेंसेस ऐड करवाते जाते हैं। मतलब एक पेपर लिख रहा हूं तो उसी के अंदर मैं एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी, मैंने ये क्रिएट कर ली, इसका मैं इसको पाथ दे दूंगा, तो यहाँ पे इसका ये नाम रख दूंगा माई एंड नोट लाइब्रेरी, या जो आप लोग काम कर रहे हो उसका नाम रख दो, क्योंकि सारे के सारे रेफरेंसेस उसी के मतलब है ना, उसी पेपर से, तो उसका नाम रख दो डेस्कटॉप का, मैंने इसको पाथ दे दिया और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये मेरी एक लाइब्रेरी बन जाएगी। अब मैं जितने भी रेफरेंसेस इस तरह डाउनलोड करके इस लाइब्रेरी में ऐड करवाता जाऊंगा। आप लोगों को ये एंड नोट वाली फाइल नजर आ रही है? एक मिनट मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये अब आप लोगों को एंड नोट की फाइल नजर आ रही होगी। तो जैसे ही मैंने उस रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया ना तो मुझे इसमें एंड नोट की फाइल में ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये तमाम रेफरेंसेस की ये लिस्ट आ रही होती है, यहाँ पे उसका ऑथर ये है। अब मैंने उस वहां से कंप्लीट रेफरेंस डाउनलोड किया था, ये एंड नोट उसके ऑटोमेटिकली अलग-अलग ना पार्ट्स बना लेगा। ठीक है, तो वो मैंने जैसे ही वो डाउनलोड किया तो ब्राउजर के अंदर जो नीचे फाइल आ रही थी उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास वो रेफरेंस यहाँ पे एंड नोट की लाइब्रेरी जो मैंने बनाई थी उसके अंदर यहाँ पे ऐड हो गई। तो इस तरह आप जितने भी पेपर्स के रेफरेंसेस डाउनलोड करते जाओगे इस लाइब्रेरी के अंदर ऐड होते जाएंगे। मतलब ये एक लाइब्रेरी फाइल बन जाएगी जिसके अंदर तमाम के तमाम रेफरेंसेस आ जाएंगे। आप इस लाइब्रेरी फाइल को उठा के जहां मर्जी अपने पास सेव कर लो, कहीं इंटरनेट पे रख लो, उसको जहां मर्जी जाके इस्तेमाल करना, वो रेफरेंसेस आपके पास सेव रहेंगे। आप किसी भी टाइम जाके इन रेफरेंसेस को ऊपर चेक कर सकते हैं।
मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर्स को देख सकते हो, ये कंप्लीट एक रेफरेंस बन के आ जाता है। तो पहला काम होता है इस तरह एंड नोट के अंदर उस रेफरेंस को डाउनलोड करके ऐड करवाना। इसके बाद जो दूसरा काम होता है ना, वो होता है फिर आप वर्ड के फाइल में। अब आप हम लोगों ने रेफरेंस को नेट से डाउनलोड करके उस एंड नोट वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करवा लिया, वहां पे एक लाइब्रेरी फाइल बना ली, वहां पे मेरा रेफरेंस, अब उस लाइब्रेरी फाइल के अंदर मेरी लिस्ट बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पे आके मैंने अब ऐड करना है इसको, यहाँ पे मैं क्लिक करके इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूंगा, तो मुझे ये कहेगा कि अपना पेपर फाइंड आउट करो, मुझे उस एंड नोड वाली लाइब्रेरी के अंदर ले जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं उसका वो पहला वर्ड लिखूंगा ना, यानी कि उसका ऑथर का नाम था VAN स्टार्ट में, मुझे बाकी नहीं याद क्या था क्या नहीं, तो मैं स्टार्ट में किसी एक ऑथर का नाम लिख के स्टार्ट वाले फाइंड पे क्लिक करूंगा, तो उस पूरी लिस्ट में से मुझे उस और वो वाला पेपर ला के यहाँ पे शो करवा देगा। अब इसका पहला ऑथर जो नेम था VAN था ना, वैन डेयर, ठीक है, वेंडर, तो ये मैंने जस्ट VAN पहला नाम लिखा, उसने मुझे वो सारे का सारा रेफरेंस ला के दे दिया। वैसे ये कंप्लीट लिस्ट होती है, आप मैनुअली सर्च करना चाहते हैं तो भी ठीक है, वरना यहाँ पे जस्ट नाम लिखें, फाइंड पे क्लिक करें, वो वाला रेफरेंस सामने आ जाएगा। उस रेफरेंस को आप, ये भी हो सकता है कि आपको एक ऑथर के मल्टीपल रेफरेंसेस आप लोगों ने लिखे हुए हो, तो यहाँ पे 2-3 रेफरेंस आ जाएंगे, तो जो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है ना, आपने सिर्फ उस रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना एंड नोट वाला जो टैब है, जो मैंने अभी सर्च करके और रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया, यस सर, नजर आ रहा है। तो रेफरेंस को क्लिक करके उसके बाद ये इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये मेरे पास ये रेफरेंस ऐड होके आ गया। ठीक है, यहां पे इसने इसको साइड कर दिया टेक्स्ट के अंदर, और इसी फाइल के एंड पे यहाँ पे साइड करता होता है और एट द एंड पे इसका ना रेफरेंस लिख देता होता है जो उसने बनाया हुआ होगा, वो नहीं इसने अभी लिखा, या लिखा है तो कहीं और लिख दिया इसने। मैं 1 मिनट दोबारा इसको ऐड करता हूँ।
अभी नहीं इस फाइल के साथ में काम भी कर रहा सही। वैसे इसका जो तरीका होता है मैंने आप लोगों को ये करके दिखा दिया, और यही होता है कि यहाँ पे आके इस एंड नोड के अंदर आके ये इंसर्ट साइटेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये इसको साइट कर देता है। ये मैंने हालांकि ऊपर इसको चेंज भी किया फॉर्मेट को APA 6 के मुताबिक, लेकिन उसने इसको किया नहीं है। इसने यहाँ पे तो ऐड कर दिया, एट द एंड पे इसकी लिस्ट नहीं बनाई है। एट द एंड पे ये लिस्ट बना देता होता है ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर। एक तो ये लिस्ट भी नहीं बना रहा, दूसरा तो पहले नंबर 1 के साथ बनी हुई है शायद, इस वजह से नाम बना रहा हूँ, रेफरेंस नंबर 1 के साथ लिखा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि इसमें पहले भी एंड नोड के थ्रू लगे हुए हैं ना स्टाइल्स। जी सर, वो पहले नंबर 1 तो ये एरर दे रहा है शायद। तो आप लोग जब अपने एक नई फाइल के अंदर क्रिएट करोगे ना, तो ये इसी तरह का यही तरीकाकार होता है कि यहाँ पे अब आप लोग ऐड करोगे, एट द एंड पे वो लिस्ट के अंदर इस तरह लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाता जाएगा। एट द एंड पे इस तरह रेफरेंस कंप्लीट बन के आ जाएगा, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ये इस तरह बन के आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट सिलेक्ट हुआ है ना, ये नंबर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट हुआ है। इसमें होता है कि ऑथर, ईयर और एट द एंड पे लिस्ट के अंदर उस रेफरेंस का नंबर, 3 चीजें होती हैं। ऑथर का नाम, ईयर और ये नंबर होता है लिस्ट के अंदर। अब ये चूंकि एक ही रेफरेंस को मैं बार बार दे रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने एक पेपर में से किसी एक जगह पे चीज लिखनी है। आप एक पेपर में से इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ लिख सकते हो, उसी पेपर में से लिटरेचर व्यू में भी जाकर लिख सकते हो, लेकिन दोनों जगह पे उस एट द एंड पे रेफरेंस जो दिया हुआ है उसका नंबर तो सेम ही रहना है ना। तो इसीलिए ये नंबर मुझे यहाँ पे भी 1 दे रहा है, यहाँ पे भी 1 ही दे रहा है, और यहाँ पे भी 1 दे रहा है। मैं एक ही रेफरेंस को 3 दफा ऐड किया है, तो एट द एंड पे जो उसने रेफरेंस बनाया है ना लिस्ट के अंदर, वो एक ही रहना है, लेकिन जहां जहां पे मैंने ऐड किया होगा उसका ये साइट जो साइटेड टेक्स्ट होगा वो इस तरह वो भी सेम ही आएगा। अब ये मैंने ऐड किया कर लिया ना, उसके बाद मैं यहाँ पे आके स्टाइल के ऊपर क्लिक करके APA 6 पे करूंगा, तो ये जितने भी रेफरेंसेस लगे हुए होंगे ना, सबका स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा APA 6 के मुताबिक। सिर्फ ये इतना फायदा होता है ये एंड नोड के थ्रू काम करने का, कि कल को आप लोगों को अपने रेफरेंस का स्टाइल चेंज करना पड़े तो आप एक क्लिक के साथ चेंज कर सको। तरीकाकार मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी ये हुआ नहीं, कोई एरर है मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी करना है तो आप लोग इस तरह करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना ये एरर देख के सही करके फिर बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं इसको देखूंगा तो ऐसे टाइम जो है वो वेस्ट होगा फिर हमारी क्लास का, तो वो मैं बाद में खुद देख लूंगा, फिर आप लोगों को कर बता दूंगा क्या है। लेकिन तरीकाकार जो मैंने आप लोगों को बता दिया वो यही होता है। तो ये वाला काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब ये यहां तक, ये रेफरेंसेस तक, उसके बाद वाली चीजें मैं वैसे बीच में से डिलीट कर दूंगा, तो आप लोगों को शो मतलब नहीं दूंगा, लेकिन वो सिर्फ होता है कि जब आप लोग थीसिस का सिनॉप्सिस राइट करोगे ना, तब उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी उन चीजों की जरूरत नहीं है। अभी तो आप लोगों ने एक रिसर्च पेपर का लिखना है ना, तो उसमें तो आप हम लोगों ने अपने हिसाब से चलना है, तो इसलिए हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये वाला काम, ये किस तरह आप लोगों ने अपनी रिसर्च का एक प्रपोजल बनाना है, ये आप लोगों की एज ए असाइनमेंट 3 कंसीडर हो जाएगी। मैं ये आप लोगों के CMS पे भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने सबमिशन इसकी CMS पे ही करवानी है, ताकि उधर आप लोगों की एक असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये आप लोगों को अभी से एडवांस इसलिए दे दी है ताकि आप लोग इसके ऊपर अभी से काम शुरू कर दो, और जब तक ये इसका टाइम आएगा तब तक आप लोग इसके ऊपर काम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। इनके असाइनमेंट 3 मिनट के बाद है ना उसका टाइम,
लेकिन ये मैं आप लोगों को अभी से इसलिए दे रहा हूँ ताकि अभी से काम शुरू कर दो, आप उस टाइम तक इसके ऊपर आराम से इजीली काम कंप्लीट कर सको थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना फील हो। तो ये आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल मतलब इस तरह राइट करना है। जब आप लोगों का ये रिसर्च प्रपोजल एक राइट हो जाएगा, उसके बाद फिर फोर्थ असाइनमेंट आप लोगों के पेपर की होगी। जब आप लोग ये प्रपोजल खुद से एक बार राइट कर लेते हो तो वो पेपर लिखना आप लोगों को बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके अंदर काम सिर्फ जो आप लोगों ने यहाँ पे मेथोडोलॉजी प्रपोज की होगी ना, तो आप लोगों की ये जो मेथोडोलॉजी आप लोगों ने प्रपोज की होगी, सिर्फ उसको बना के उसका सोल्यूशन देना रह जाएगा। वो आप लोग अपनी फोर्थ असाइनमेंट में कर लेना, तो आप लोगों का एक कंप्लीट पेपर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? जी सर, नोट कर लिया। यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर है ना? अभी पूछ लो, फिर बाद में आप लोग ना मैसेज पे पूछने शुरू हो जाते हो। क्योंकि जो चीज मैंने इस तरह अभी आप लोगों को दिखा के वर्बली समझा देनी है ना, वो चीज मैसेज पे नहीं होती। सर इस पे जब हम काम कर रहे होंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी, फिर हम आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, फिर तो कोई एक पार्ट होगा ना, कोई एक चीज होगी, वो आप पूछ सकते हो ना फिर तो मजबूरी है ना, जाहिर सी बात है, काम कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आई है तो तभी पूछनी है। लेकिन कोशिश करो कि पहले अगर चीजें क्लियर हो जाए तो फिर तब। अब जैसे मतलब मैं अभी काम कर रहा था, एंड में एक प्रॉब्लम आ गई, वो एरर आ गया, जिसकी वजह से उसने प्रॉपर इसको बनाया नहीं पूरे रेफरेंस को। तो इस तरह जब काम कर रहे होते हैं तब एरर्स आते होते हैं, वो तब भी फिर पूछने होते हैं, वो पहले तो नहीं ना पूछे जा सकते होते। तो वो चीज तो मुझे समझ में है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये चीजें तो थी यहाँ तक जो हमारा एक साथ एक पहलू रिसर्च का चल रहा है उसके रेलिवेंट। ठीक है, एक पहलू हमारा साथ चल रहा है, हमारी आउटलाइन भी हम लोगों ने कवर करनी होती है। मतलब किसी की तरफ से हमें ये भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम लोगों ने अपनी आउटलाइन भी कवर करनी होती है, वो भी पढ़ना होता है। ये जो मेरा रिसर्च वाला पहलू है, ये मैं असाइनमेंट में लेके चलूंगा। आप लोगों की उधर से असाइनमेंट होती जाएंगी, इधर से आप लोगों का रिसर्च का काम होता जाएगा। जो आप लोगों का स्लाइड वाला पहलू है, वो मैं डिस्कशन बोर्ड के अंदर लेके चलूंगा। क्योंकि वो स्लाइड में से क्वेश्चंस मैं डिस्कशन बोर्ड के अंदर लिख दिया करूंगा, आप लोगों ने वहां पे उसका आंसर दे दिया करना। कोई एक या दो मैं क्वेश्चन लिख दिया करूंगा वीकली, आप उनके उधर ही आंसर दे दिया करना है उसका। ज्यादा नहीं को दिया करूंगा, मतलब जो आज टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके में से कोई एक या दो क्वेश्चन वीकली डिस्कशन बोर्ड के अंदर लिख लूंगा, आज के वीक के आप लोगों ने उधर ही उसका आंसर दे देना। और दूसरा पहलू हमारा रिसर्च का है, वो असाइनमेंट्स के अंदर कवर होता जाएगा। तो इस तरह दोनों पहलुओं को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। एक साइड पे हमारी आउटलाइन कवर होती जाएंगी, उसके क्वेश्चंस में डिस्कशन बोर्ड में पूछता जाऊंगा, और दूसरी साइड पे हमारा रिसर्च का पहलू चलता जाएगा। इस चीज को मैं असाइनमेंट में लेता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन भी ना हो और हमारी दोनों चीजें भी साथ साथ चलती रहे। तो इस तरह ठीक है ना? इस तरह किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो, कंफ्यूज कर रही हो, मुझे बता देना, मुझसे पूछ लेना, मैं उसका फिर सोल्यूशन दे दूंगा उस लिहाज से।
या उसको मतलब सॉल्व कर लूंगा या उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ और कर लेंगे। लेकिन पहले पहले चीज को पूछ के मतलब पहले क्लियर कर लेना, ये ना हो टाइम गुजर जाए और फिर आप लोग पूछो, फिर वो चीज गुस्सा दिलाती है कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं पूछा अगर आपको प्रॉब्लम था तो यहाँ तक हमारा रिसर्च वाला काम एंड हो गया। अभी मैं ना सेशन एंड करके 5 मिनट की ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपना पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा आउटलाइन वाला काम है वो कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी सर 5:25 पे 10 to 15 मिनट की ब्रेक, उसमें नमाज भी पढ़ लो। 5:25 पे ना? जी सर। हाँ हाँ कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी पूरे 5 बजे मैं दोबारा सेशन स्टार्ट करूंगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। अपने सब्जेक्ट के मतलब जो चीजें हैं वो भी पढ़नी है। ओके, फिर अभी मैं एंड करने लगा हूँ, पूरे 5 बजे दोबारा ज्वाइन कर लेना। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स के अंदर जो आज का टॉपिक है वो फ्रेज क्यूरीज है। इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है ना, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रही होती है वहां पे क्यूरीज ही चल रही होती है। तो यहाँ पे क्यूरीज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो आप लोग डेटाबेस के अंदर क्यूरीज लगाते हैं वो क्यूरीज, यहाँ पे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए जो अपने टेक्स्ट का एक फॉर्मेट बनाते हैं वो भी क्यूरी में ही आता होता है। कि हम लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए अपने टेक्स्ट को किस तरह राइट करना है, उसको कौन सा फॉर्मेट देना है, तो फिर वो मतलब मुझे किस तरह की इंफॉर्मेशन ला के देगा। तो ये चीजें हमारी भी क्यूरी ही कहलाती होती हैं। इसको हम लोग देखेंगे आज, मतलब ये कुछ सोर्सेस हैं एक्नॉलेजमेंट्स के अंदर जहां से मतलब ये डाटा लिया गया है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल पढ़नी है तो आप इन सोर्सेस से जाके पढ़ सकते हो। और जो हमारे आज के मतलब चीजें हैं फ्रेज क्यूरीज के अंदर जो कवर करनी है हमारी आउटलाइन के अंदर, वो टाइप्स ऑफ क्यूरीज हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इस टेक्स्ट को राइट करके इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। उन टाइप्स में से, उन क्यूरीज में से फ्रेज क्यूरीज भी होती हैं, बाईवर्ड इंडेक्सेस भी होते हैं, एक्सटेंडेड बाईवर्ड्स भी होते हैं और पोजिशनल इंडेक्सेस भी होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग अभी आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा आज का, जो मतलब मेन चीज जो हमारे पास है सबसे पहली, वो है टाइप्स ऑफ क्यूरीज। टाइप्स ऑफ क्यूरीज के अंदर मतलब ये जो हम लोग गूगल के अंदर सर्च करते हैं, यहाँ पे हमारी सर्चिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अब जो गूगल है हमें क्यूरी राइट करने की ऑप्शन तो नहीं देता ना, यहाँ पे तो हम लोगों ने वर्ड्स को ही ऐसे लिखना होता है तो वो क्यूरी ऑटोमेटिक बनती है। यानी कि गूगल वालों ने मतलब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक है ना, ये गूगल वालों ने हमें टेक्निक जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ना वो अपने पास, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने पास एक सिनेरियोस बना लेते हैं। गूगल वालों ने हमें चीजें बताई हुई हैं कि अगर आप अपने टेक्स्ट को इस तरह राइट करोगे तो मैं अपने पास जो क्यूरी होगी मेरी ऑटोमेटिकली इस तरह वो उसको मोड कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो मतलब यहाँ पे आप मैं कुछ भी राइट करता हूँ तो राइट कर रहा हूँ तो गूगल के अंदर राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी कोई क्यूरी नहीं आ रही होगी, यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट राइट कर रहा होगा। तो ये जो टेक्स्ट राइट करने का तरीकाकार होगा यही मेरी क्यूरी है, मैं इसी चीज को क्यूरी यहाँ पे कह रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्यूरी को डेटाबेस वाली नहीं समझना। या फिर आप लोग जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास ये कंप्यूटर की विंडो है ना, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये सर्च का ऑप्शन होता है कि जहाँ पे आप लोग कोई भी चीज सर्च करनी है तो यहाँ पे आप वो वर्ड लिखते हो तो वो उसमें से सर्च कर लेता है। अब यहाँ पे भी ये वर्ड्स लिखने की तरीके का डिफरेंट होते हैं। आप पूरे के पूरे माई कंप्यूटर में से भी सर्च कर सकते हो, किसी एक फोल्डर में से कर सकते हो, किसी एक ड्राइव में से कर सकते हो। आपको फाइल का नाम पता है तो आप नाम लिख के सर्च कर सकते हो,
नाम नहीं पता तो आप स्टैटिक डॉट आगे उस फाइल की एक्सटेंशन आप लोगों को पता है तो वो लिख लो, तो उस एक्सटेंशन के साथ जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो मतलब इस तरह हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, हम टेक्स्ट को जैसे जैसे राइट करते हैं वो वैसे ही हमें चीजों को सर्च करके ला के दे देता है, मतलब वैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है। तो दूसरा मतलब चीज ये हो गई, मतलब कंप्यूटर के अंदर भी हम कर रहे होते हैं, गूगल के ऊपर भी हम लोग कर रहे होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव। तो ये जो सारी चीजें इस्तेमाल जो हम लोग टेक्स्ट राइट कर रहे होते हैं, इन्हीं टेक्स्ट को राइट करने की जो टाइप्स होगी इसको मैंने कहा मैं क्यूरी का नाम दे रहा हूँ। और फिर ये जो टाइप्स होंगी राइट करने की तो वो किस चीज की टाइप्स हो जाएगी, वो उन क्यूरीज की टाइप्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास टाइप ऑफ क्यूरीज मतलब 3 टाइप्स हैं क्यूरीज की, जिसमें सबसे पहली टाइप है फ्रेज क्यूरीज। अब फ्रेज क्यूरीज क्या होती हैं, जैसे मैंने लिखा ना द क्रॉप्स इन पाकिस्तान, मतलब ये कुछ 3-4 वर्ड्स का मिलके एक सेंटेंस बना। अगर मैं ऐसे ही लिखूंगा ना इसको, जैसे मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये क्या करेगा, मुझे वो वाले लिंक्स ओपन करके देगा। अगर मैं ये गूगल के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे वो वाले लिंक्स यानी कि वो वाले डॉक्यूमेंट्स ओपन करके देगा। कौन से वाले, जिनके अंदर क्रॉप्स का वर्ड भी हो सकता है, पाकिस्तान का वर्ड भी हो सकता है, द इनका वर्ड भी हो सकता है, यानी कि इस पूरे फिक्रे के अंदर वो जरूरी नहीं कि जहां पे ये पूरा एज इट इज फिक्रा होगा वही डॉक्यूमेंट ला के देगा, वो मुझे यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट भी ला के दे देगा जिसमें जस्ट द क्रॉप्स लिखा हुआ होगा या जिसमें जस्ट इन पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, यानी कि वो मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट भी ला के दे देगा। अगर मैं इस तरह अपनी क्यूरी को राइट कर रहा हूँ अपनी सर्च करने के लिए, सिंपल सेंटेंस लिखा तो मुझे वो तमाम डॉक्यूमेंट ला के दे देगा जिसमें सिंपल क्रॉप्स का वर्ड भी होगा। तो क्या वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरे रेलिवेंट होंगे? नहीं, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट मेरे रेलिवेंट नहीं होंगे। अगर मैं चाहता हूं कि सेम एज इट इज यही कंप्लीट सेंटेंस में लिखूं और वो वाले डॉक्यूमेंट ला के दे जहां पे ये कंप्लीट सेंटेंस इसी तरतीब के साथ लिखा हुआ हो, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आप इस सेंटेंस के दोनों साइडों पे डबल कोटेशन मार्क डाल देते हैं। अब जो फिक्रे के साइडों पे इस तरह डबल कोटेशन मार्क डाल देते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रेज क्यूरी। कि जब हम लोगों ने अपना टेक्स्ट लिखना है ना कुछ सर्च करने के लिए, तो उसकी दोनों साइडों पे डबल कोटेशन मार्क डाल देंगे। अब इस डबल कोटेशन का मार्क का मतलब होता है कि ये वाला सेंटेंस जिस डॉक्यूमेंट के अंदर एज इट इज होगा ना इसी तरतीब के साथ, सिर्फ मुझे वो वही डॉक्यूमेंट ला के देगा। मतलब जहां पे पहले द क्रॉप्स लिखा होगा, उसके बाद इन पाकिस्तान लिखा होगा और इसी तरतीब के साथ इसी तरह कंबाइन करके लिखा हुआ होगा, सिर्फ मुझे वही वाले डॉक्यूमेंट सर्च करके ला के देगा। तो ये वाली क्यूरी जो इस तरह हम लोग टाइप करके टेक्स्ट को मतलब राइट अप करके अपने पास इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, तो ये हमारे पास फ्रेज क्यूरीज कहलाती होगी, यानी कि डबल कोटेशन मार्क डाल के फ्रेज। और मोस्टली हमारे पास जो यूज होने वाला जो मेथड है ना वो यही फ्रेज क्यूरीज का ही है, जिसको हम अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर भी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, जिसे गूगल स्कॉलर के अंदर भी यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने गूगल के अंदर भी यूज करते हैं। तो ये अमूमन यूज होने वाली क्यूरीज है जो कि आमतौर पर यूज की जाती है और अक्सर लोग इसको यूज करते हैं। फ्रेज क्यूरी मतलब अपने सेंटेंस के दोनों साइडों पे डबल कोटेशन मार्क डाल देना, तो वो चीज फिर वही सिर्फ डॉक्यूमेंट सर्च करके ला के देता है जहां पे वो कंप्लीट सेंटेंस उसी तरतीब के साथ और कंप्लीट एज इट इज लिखा हुआ होगा, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट ला के देगा। तो ये जो इस तरह का हमारे पास तरीकाकार होता है ये कहलाता होता है हमारे पास फ्रेज क्यूरी का। दूसरी जो टाइप है ना हमारे पास वो है प्रॉक्सिमिटी क्यूरी।
अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है अब जैसे यहाँ पे था ना, फ्रेज क्यूरी के अंदर वर्ड था द क्रॉप्स, तो मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट ला के आने थे जिनके साथ आगे इसी वर्ड के साथ ही दूसरा वर्ड पाकिस्तान लिखा हुआ हो, मतलब साथ ही दूसरा वर्ड, कहीं और नहीं, उसके साथ ही दूसरा वर्ड पाकिस्तान लिखा हुआ, तो मुझे इस तरह के डॉक्यूमेंट ला के देंगे। लेकिन हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज भी तो हो सकता है ना, इस तरह तो मेरे चीजें ज्यादा ही लिमिटेड हो जाएगी। तो जरूरी तो नहीं है द क्रॉप्स इन पाकिस्तान ये पूरे का पूरा एज इट इज लिखा हुआ हो, मुझसे लिखने में भी तो गलती हो सकती है ना, हो सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ हो द क्रॉप्स पाकिस्तान, और जो मैं सर्च कर रहा हूं वो लिखा हुआ है द क्रॉप्स इन पाकिस्तान। तो अब मैंने जो सर्च किया मैंने तो उसको लिख दिया फ्रेज थ्योरी के अंदर, और फ्रेज थ्योरी कहती है कि जो भी इस डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा वो सेम एज इट इज पूरा उसको मिलेगा, तो ही वो उसको सर्च करके लाएगा उस डॉक्यूमेंट को, अदरवाइज वो सर्च करके नहीं लाएगा। अब मैंने तो इन में से डाल दिया लेकिन डॉक्यूमेंट में ये था ही नहीं, तो वो उसकी वो प्रॉब्लम करेगा, मुझे वो एग्जैक्ट मतलब आंसर तो ला के देगा लेकिन मेरे फिर वो इतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना मुझे, कि मैंने अपनी चीजों को ज्यादा ही फिक्स कर दिया। अब जैसे वो एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को सुना दूं कि मुट्ठी में रेत को जिस तरह जितना दबाते जाएंगे वो उतनी मतलब गिरती जाती है, हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो फ्रेज थ्योरी का भी कुछ इसी तरह का मतलब है, अगर तो हमें चीजों का एग्जैक्ट पता है, पूरे सेंटेंस का एग्जैक्ट पता है, तो फिर तो हम फ्रेज थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे वो सेंटेंस का एज इट इज नहीं पता तो फिर मैं फ्रेज थ्योरी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि मिनहाज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो मिनहाज यूनिवर्सिटी मतलब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, आप लोग भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो मिनहाज यूनिवर्सिटी का वर्ड आप जब सर्च करोगे फ्रेज थ्योरी के थ्रू तो हमारी यूनिवर्सिटी की चीजें ही आएंगी, मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आएगी, उसी वेबसाइट यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट जो चीजें होंगी वही सर्च होके आएंगी। लेकिन मिनहाज का अदारा और भी है, मिनहाज कॉलेज भी है, मिनहाज स्कूल भी है, मतलब और चीजें भी हैं। अगर मैं सिंपल मिनहाज का वर्ड लिखता हूँ तो सब कुछ आ जाएगा, अगर मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी का वर्ड लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट जो चीजें होंगी वही नजर आएंगी। तो इस तरह के मतलब अगर चीजें हैं तो फिर तो हम फ्रेज थ्योरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे उन वर्ड्स के दरमियान में जो सीक्वेंस बन रही है उसका एग्जैक्ट नहीं पता तो फिर मैं फ्रेज थ्योरी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं तब फ्रेज थ्योरी को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर तब मेरे पास ऑप्शन क्या होगी, तो फिर पास हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होती है वो प्रॉक्सिमिटी क्यूरीज होती है। उसमें क्या होता है, पहला वर्ड, उसके बाद ये हाइफन का जो सिंबल होता है इस तरह एक लाइन लगा के उसके नीचे मतलब जो डॉट लगाया होता है, उसके बाद ये सिंबल आएगा और उसके बाद हमारे पास आएगा फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश के बाद हम लोगों ने वो नंबर लेना है, मतलब ये उसके बाद ये वर्ड लिखा हुआ है ना स्टैच्यू का कि लिमिट, उसके बाद 3 वर्ड्स तक देखे, कि लिमिट के बाद 3 वर्ड को चेक करेगा, उन 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड भी स्टैच्यू का है ना तो मुझे वो डॉक्यूमेंट ला दे। उस स्टैच्यू के बाद फिर 3 वर्ड तक देखे, अगर फेडरल का वर्ड है ना तो मुझे फिर भी ला दे। उसके बाद फिर 2 वर्ड्स तक देखे, अगर डॉट का वर्ड है तो फिर भी मुझे वो डॉक्यूमेंट ला दे। अब मेरे पास यहाँ पे जो कंपल्सरी वर्ड है वो कौन सा है, लिमिट वाला, ये तो उसने कंपल्सरी चेक करना ही करना है। लेकिन उसके बाद जो वर्ड्स है उनके अंदर में एक तरतीब बता दी, उसको एक नंबर बता दिया है कि इस नंबर के अंदर अंदर अगर ये वाला वर्ड मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर ठीक नहीं। तो फ्रेज थ्योरी में क्या था, हम चीजें फिक्स कर दी थी, मतलब इस वर्ड के साथ क्रॉप्स के बाद इन आना लाजमी है, इन के बाद पाकिस्तान आना लाजमी है, मतलब उसमें रिलैक्सेशन कोई नहीं थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे रिलैक्सेशन मिल रही है, मतलब लिमिट का एक वर्ड मैंने फिक्स किया, उसके बाद मैंने उसको ऑप्शन दे दी कि 3 वर्ड्स तक चेक करे, 3 वर्ड्स तक भी उसको ये वाला वर्ड मिल जाता है ना तो मतलब यही है कि वो इससे सिमिलर डॉक्यूमेंट ही है। अब ये इसलिए ऑप्शन आई कि मुझे नहीं पता कि इस वर्ड के बाद ये दूसरी दफा जो वर्ड इस्तेमाल होना है
वो इसके फौरन बाद आ जाना है, या बीच में कोई जैसे होता है ना प्रेपोजिशन हम लोग बीच में ऐड कर लेते हैं, इन, इज, एम और ऑफ, टू, तो इस तरह हो सकता है बीच में कोई प्रेपोजिशन ऐड की गई हो टेक्स्ट राइट करते वक्त, तो फिर इसलिए हम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर ये वाला तरीका का यूज कर लेते हैं। अब ये तो बात होगी यहाँ तक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की हद तक। अभी हम रिसर्च की बात कर रहे थे। रिसर्च के अंदर ना प्लेजरिज्म चेक होता है। जब रिसर्च के अंदर हम लोग प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो वहां पे जो उसका रूल होता है ना वो यही होता है कि कंसेक्टिव 3 वर्ड जब इकट्ठे आते हैं ना आप लोगों की कॉपी की हुए कहीं से, तो फिर वो वहां पे उस टेक्स्ट को प्लज कर देता है। तो पहली बात तो जो उसकी कंबाइंड 3 वर्ड वाली हो गई वो ये हो गई फ्रेज थ्योरी वाली, कि ये 3 वर्ड एज इट इज कंबाइन होकर यूज होंगे तो वो प्लज करेगा। ये पहले होता था। अब क्या होता है कि आपके 2 वर्ड अगर उसको कंबाइन मिल गए हैं ना, ठीक है, तो तीसरा वर्ड जरूरी नहीं कि इसके साथ ही हो। यहाँ पे वो तीसरा वर्ड कुछ प्रेपोजिशन को बीच में स्किप करके भी आगे चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह करता है प्लेजरिज्म चेक। मतलब अगर आपके 2 वर्ड कहीं से सेम कॉपी हो गए, उसके बाद आपने प्रेपोजिशन ऐड करके फिर तीसरा वर्ड बीच में होता है ना, प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए रीफ्रेजिंग करते हैं कुछ लोग इस तरह। तो अगर आपने बीच में कोई इस तरह कोई प्रेपोजिशन ऐड किया है ना, तो उसको स्किप करवा देते हैं, कि यानी कि वो चेक करता है कि अगर 2 वर्ड कंबाइन हो गए हैं तो आगे 2-3 वर्ड तक वो फिर चेक करता है कि तीसरा वर्ड भी हो सकता है। हो सकता है किसी ने 2 नंबरी लगाने के लिए बीच में कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दिया हो, तो फिर वो 2-3 वर्ड तक आगे तक चेक करता है। अगर उसको आगे तक मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मतलब फिर प्लेजरिज्म वहां पे नहीं है। अब जो प्लेजरिज्म वो चेक हो रहा होता है तो आप लोगों का टेक्स्ट रिट्रीव कर करके ही चेक कर रहा होता है ना, मतलब 3-3 वर्ड्स को उठा के चेक करता है आपस में कंबाइन, कि ये 3 वर्ड कहीं सिमिलर तो नहीं है, फिर अगले 3 वर्ड कहीं से सिमिलर तो नहीं है। लेकिन अगर उनमें से पहले 2 सिमिलर मिल जाते हैं और तीसरा नहीं मिलता, तो फिर वो उन 3 वर्ड्स के आगे तक भी चेक करता है कुछ प्रेपोजिशन को स्किप करके। हो सकता है बीच में किसी ने 2 नंबरी लगाने के लिए कोई बीच में कोई चीज ऐड कर दी हो, तो फिर वो आगे तक चेक करता है, और अगर वो होता है तो वो फिर उसको प्लज में उसको कलर्ट कर देता होता है। अगर आप लोगों ने किसी ने प्लेजरिज्म चेक किया है कहीं, या चेक किया हुआ उसकी रिपोर्ट देखी है, तो आप लोगों को मेरी बात का आइडिया हो रहा होगा। अगर नहीं तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो फिर ये जो दूसरा तरीकाकार होता है ना इसके अंदर, ये होता है प्रॉक्सिमेट क्यूरी। मतलब पहले एक वर्ड को फिक्स कर दिया मैंने, उसके बाद /3, मतलब इस वर्ड के बाद 3 वर्ड्स तक चेक करे, उनमें से कोई एक भी वर्ड स्टैच्यू का आ जाता है तो मतलब ये डॉक्यूमेंट मेरे रेलेवेंट है। और इस वर्ड के बाद फिर अगले 3 वर्ड चेक करे, उनमें से कोई एक भी ये वाला वर्ड आ जाता है तो मतलब रेलेवेंट है। और इस वर्ड के बाद फिर अगले 2 वर्ड चेक करे, अगर ये वाला आ जाता है तो मेरे रेलेवेंट। तो हम लोग जो इस तरह क्यूरी बनाते हैं, अपने टेक्स्ट को इस तरह राइट करते हैं। अब में जहाँ पे फ्लक्चुएशन आ गई ना, लचक दे दी मैंने कुछ वर्ड्स की आपस में, कि जरूरी नहीं कि आप लोगों का ये वाला वर्ड मतलब साथ ही दूसरा हो तो फिर ही मुझे डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके ला के दे। हो सकता है कि इसके बाद आगे जाके वो वर्ड आ रहा हो तो भी वो मुझे डॉक्यूमेंट ला दे। उस तरह इस तरह उसने रिलैक्सेशन दे देना, एक लचक दे देना। तो उसके लिए हमारे पास जो इस तरह क्यूरीज को राइट कर लेते हैं, ये हमारी कहलाती है प्रॉक्सिमिटी क्यूरीज। और तीसरी टाइप मेरे पास होती है वाइल्ड कार्ड क्यूरीज, जो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्ट में एक माई कंप्यूटर वाली विंडो दिखा के ना एक ऑप्शन दिखाई थी सर्च करने की। ये जो वाइल्ड कार्ड वाली क्यूरीज है ना, ये अक्सर हम अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि जब हमें फाइल का नाम ना पता हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कोई नोट्स की फाइल है, तो नोट्स की फाइल अमूमन वो वर्ड की होती है, तो मुझे इतना तो पता है ना उसकी एक्सटेंशन .doc है। तो यहाँ पे मैं सर्च के अंदर, सर्च बार के अंदर आगे आगे .doc राइट कर देता हूं, ठीक है, और इसके शुरू में मैं स्टैटिक लिख देता हूं।
तो ऐसी क्यूरीज जो हम लोग इस तरह स्टैटिक को यूज करके इस्तेमाल करते हैं वो हमारी वाइल्ड कार्ड क्यूरीज कहलाती है। यानी कि उनकी कोई टाइप हमें पता है, उनका कुछ फॉर्मेट हमें पता है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो उसको हम स्टैटिक के साथ फिर रिट्रीव करवाते हैं। तो ये क्यूरीज हमारी वाइल्ड कार्ड क्यूरीज कहलाती है। तो ये 3 टाइप्स हो गई क्यूरीज की। फ्रेज क्यूरीज मतलब हम दो इस तरह दोनों साइडों पे टेक्स्ट के डबल कोटेशन मार्क डाल देते हैं। दूसरी प्रॉक्सिमिटी क्यूरीज बात की, मतलब हम लोग उसको लिमिट बता देते हैं कि लाजमी नहीं कि रैंडमली इसको चेक करें, यानी कि तरतीब के साथ ही चेक करें, उसको रैंडमली इतने डिजिट तक भी चेक कर ले तो ठीक है। तो एक लिमिट बता के हम उसमें से फिर वर्ड को फाइंड आउट करवा लेते हैं। तो ये मेरी प्रॉक्सिमिटी क्यूरीज कहलाती है। उसके बाद थर्ड होता है वाइल्ड कार्ड क्यूरीज, जो कि मैंने कहा कि स्टैटिक को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं, तो वाइल्ड कार्ड क्यूरीज कहलाती है। अब ये तो होगी इनकी 3 टाइप्स। दूसरा हमारे पास आता है इन टाइप्स का इस्तेमाल, कि हम लोगों ने चेक करना है कि जो हमारे पास आगे एडवांस लेवल होता है सर्चिंग का, उसमें इन्वर्टेड इंडेक्स इस्तेमाल हो रहा होता है, तो क्या ये जो टाइप्स हैं ये क्यूरीज की तीनों, ये इन्वर्टेड इंडेक्स के ऊपर प्रॉपर है, मतलब इसको फॉलो भी कर रही हैं, इसको फुलफिल कर रही हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को इन्वर्टेड इंडेक्स की कि नहीं कर रही, कि मेरी ये टाइप ऑफ क्यूरीज इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर इस्तेमाल भी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। उसके लिए मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि इन्वर्टेड इंडेक्स होता है क्या, फिर हम लोग इसको देखेंगे लगा के कि ये टाइप्स ऑफ क्यूरीज इन्वर्टेड इंडेक्स के ऊपर प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसमें कहता है इन्वर्टेड इंडेक्स क्या है, इज एन इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि इंडेक्स का एक डाटा स्ट्रक्चर बना लेना। डाटा स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही होगा प्रोग्रामिंग में, मतलब अगर आप लोग पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास जैसे अरे है, अरे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, तो अरे हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है कि जहां पे हम चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब अरे भी है, लिस्ट भी है, लिंक लिस्ट भी है, तो इस तरह की ये सारी डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म है। फिर अरेज के अंदर 2 डायमेंशनल अरे भी होती है जो कि पूरा एक टेबल बना लेती है। तो मतलब कहने का सीधा सीधा हुआ कि जो इस तरह हम टेबल्स की फॉर्म में अपने चीजों को एक न्यूमेरिक फॉर्म में अरेंज करके उसको तरतीब देके उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, और एट एंड पे हमारे पास वो एक पूरा एक डाटा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कहता है इन्वर्टेड इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, स्टोर मैपिंग फ्रॉम कंटेंट, ये जितना भी हमारा कंटेंट होता है ना उसको मैप कर लेते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इंडेक्सिंग के साथ। ठीक है, तो वो हमारा इन्वर्टेड इंडेक्स बन जाता है। सच एज लाइक वर्ड्स आर नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो और उनकी नंबरिंग, टू इट्स लोकेशन, कि वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो वाला वर्ड किस लोकेशन पे आ रहा है, इन अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ हैश मैप लाइक डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि डेटाबेस के अंदर अगर आप लोगों ने हैश टैग या हैश इंडेक्सिंग पढ़ी हुई हो तो आप लोगों को इसका आइडिया हो चुका होगा कि हम लोग हैश इंडेक्सिंग किस तरह करते हैं कि एक इंडेक्स को आगे फिर फर्दर इंडेक्सेस में डिवाइड करते हैं उसको नंबर देके, ताकि एक बहुत लेंथी चीज को हम शॉर्ट कर सके। तो ये उसी तरह का हैश को यूज करते हुए, हैश मैप को यूज करते हुए, वहां पे भी हैश मैप को यूज करते हुए डेटाबेस में भी इंडेक्सिंग करते होते हैं, यहाँ पे भी हम हैश मैप को ही यूज करते हुए इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो लाइक वो जो एक हमारे पास फिर एक मैप बनता है ना एट एंड पे, वो ऐसा ही होता है जैसे कि एक डाटा स्ट्रक्चर अरे दैट डायरेक्ट्स यू फ्रॉम अ वर्ड टू अ डॉक्यूमेंट, जो कि आपको एक वर्ड से अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाती है। यानी कि हमारी सर्चिंग का काम है ना, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का, तो हमारे पास तो वर्ड ही है ना, उन वर्ड्स को हमें सर्च करना है तो वो किस किस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं और किस किस के अंदर नहीं है। तो उस चीज तक हमें पहुंचाने का जो काम होता है वो इन्वर्टेड इंडेक्स ने करना है। जब इसने करना है तो मतलब इन्वर्टेड इंडेक्स क्या है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आने वाले तमाम वर्ड्स को एक डाटा स्ट्रक्चर में मैप कर लेना, ये इन्वर्टेड इंडेक्स कहलाता है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो। अब मतलब अब इसको मैंने फॉलो अप करवाना है अपनी क्यूरीज की टाइप्स के मुताबिक।
कि क्या जो मैंने ये टाइप्स ऑफ क्यूरीज आप लोगों को बताई है इन्वर्टेड इंडेक्स के ऊपर फुलफिल भी होती है कि नहीं होती। अगर होगी तो फिर ही हम इन्को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीजें हमारे पास बेमानी है, हमें इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो ये आगे एक एग्जांपल है, मतलब एक ग्राफ की सूरत में। ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कि मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है, डॉक्यूमेंट 3 है, इस तरह मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे। तो जैसे जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट आते जा रहे हैं ना, मैं वैसे वैसे उनको हैश मैप के थ्रू उसका एक डाटा स्ट्रक्चर बनाता जाता हूँ। तो ये हैश मैप जो होगा ये डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ये मेरा इन्वर्टेड इंडेक्स कहलाएगा। यानी कि ये मेरा एक मेरे पास इन्वर्टेड इंडेक्स है। ये क्रिएट कैसे हुआ कि जैसे जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे ना, मैं उनके हर एक वर्ड को अलग-अलग उठा के अपने पास ये इस तरह रो वाइज टेबल के अंदर, मतलब डाटा स्ट्रक्चर अरे की बात की, जो 2 डायमेंशनल अरे होती है वो ऐसी ही होती है ना, यहाँ पे उसकी कोई इंडेक्सिंग चल रही होती है, साथ उसके कॉलम आ रहे होते हैं। तो मतलब हर इंडेक्स पे कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे हर इंडेक्स के ऊपर एक वर्ड पड़ा हुआ है। तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं उनके तमाम वर्ड्स को इस तरह डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड करने के बाद पहले कॉलम के अंदर मेरे वो तमाम वर्ड्स या वो तमाम टर्म बोल लो या वर्ड बोल लो, एक ही चीज है, वो चीज है जिसको मैंने सर्च करना है। तो ये मेरे पहले कॉलम के अंदर वो तमाम वर्ड्स आ जाएंगे जिसको मैंने सर्च करना है। ठीक है, और दूसरे कॉलम के अंदर मैंने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस वर्ड की पोजीशन। मेरे पास पहला वर्ड कौन सा है, बेस्ट का। अब बेस्ट का वर्ड क्या है, दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। क्या ऐसे ही है? ऐसे ही है। ये दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। पहले इट है, फिर इज है, उसके बाद बेस्ट आता है। तो मेरे पास ये दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैंने, ये मेरी मैपिंग हो गई है, यानी कि टर्म्स की। तो इस तरह जो हम लोग टर्म्स को मैप करके इस तरह एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ये मेरा इन्वर्टेड इंडेक्स कहलाता होता है। मैं यहाँ पे ये आईडी देता जा रहा हूँ, मतलब ये आईडी मेरी टर्म्स की बनती जा रही है। उसके बाद मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट का नंबर और उस डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पे ये वाला वर्ड आ रहा है। तो इस तरह तमाम डॉक्यूमेंट्स के वर्ड्स को उठा के तरतीब दे लेना, और वो वाला वर्ड किस किस डॉक्यूमेंट में किस किस पोजीशन पे आ रहा है, उनको इस तरह रेशो की फॉर्म में नोट कर लेना। तो ये मेरा इन्वर्टेड इंडेक्स कहलाता है। मतलब बेस्ट का वर्ड दूसरे डॉक्यूमेंट में तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, ब्लू का वर्ड पहले डॉक्यूमेंट में तीसरी पोजीशन पे है और तीसरे डॉक्यूमेंट में दूसरी पोजीशन पे है। यानी कि ये ब्लू का वर्ड यहाँ पे और इधर ये ब्लू का वर्ड यहाँ पे। तो मैं इस तरह जब अपनी तमाम वर्ड्स को उठाऊंगा तमाम डॉक्यूमेंट्स में, इस तरह उनको अरेंज कर लूंगा, तो ये मेरा इन्वर्टेड इंडेक्स बन जाएगा। उसके बाद अपनी क्यूरी की जो मेरी पहली टाइप थी फ्रेज क्यूरी वाली, मैं वो इंप्लीमेंट करूंगा। मैंने क्या किया, मेरी क्यूरी की टाइप आई, यानी कि मैंने सर्च किया ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई के दोनों साइडों पे मैंने डाल दिया इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो मेरी क्यूरी की टाइप कौन सी बन गई, फ्रेज क्यूरी वाली। अब मैं इसको इस इन्वर्टेड इंडेक्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखना है कि क्या ये मेरे रिजल्ट्स ठीक लेके आता है, मेरे रिजल्ट्स ठीक लेके आता है कि नहीं आता। अगर तो मेरे रिजल्ट्स ठीक ले आता है तो मतलब मेरा ये काम सारा ठीक है, इंप्लीमेंट हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। जैसे मैंने ये इस तरह एक डॉक्यूमेंट के मतलब एक ग्राफ बनाया हुआ है ना, ग्राफ के अंदर एक साइड पे मेरी ये सारी की सारी इनपुट्स आ रही हैं डॉक्यूमेंट्स की, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स की इनपुट्स को मैं मैप कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये ऊपर से मेरी एक क्यूरी आई, उस क्यूरी ने इस मेरी मैपिंग के अंदर से गुजरना है और एट द एंड पे मुझे रिजल्ट देना है।
तो मैंने ये अपने ना पूरे काम को एक ग्राफ के अंदर फ्लो दे दिया। जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात की थी ना, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम लोग इस तरह एक ग्राफ की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब रिसर्च मेथड्स के अंदर, उस मेथोडोलॉजी के अंदर हम उसको इस तरह के ग्राफ की सूरत में बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये चीज ज्यादा अच्छा समझा जाता है इस चीज को ज्यादा। तो वो जो ग्राफ की बात हुई थी वो यही हुई थी, मतलब इस तरह हम लोग अपने मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसकी बना देते हैं, ताकि हमें उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन उस ग्राफ के मुताबिक एक फ्लो बन जाता है, तो देख के चीजें ना विजुअलाइज करके चीजों को इजीली समझा जा सकता है। तो ये उसकी एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं हम इसको। अब मैं अपने असल काम के ऊपर आ रहा हूँ। तो यानी कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की इनपुट आई, मैंने उसके अंदर से ये एक इन्वर्टेड इंडेक्स बना दिया। अब एक कोई यूजर आएगा, वो यहाँ पे क्यूरी राइट करेगा सर्च के अंदर से, वो क्यूरी मेरी इस इन्वर्टेड इंडेक्स के ऊपर मैप होगी, और मैप होने के बाद मैच करेगी, मैच ऑन सीक्वेंशियल टर्म्स, यानी कि जितनी भी मेरी टर्म्स होंगी वो फ्रेज क्यूरी के मुताबिक लिखी हुई है ना। मतलब ब्लू स्काई, मतलब मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करने हैं इनमें से कि जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड ब्लू स्काई कंबाइन करके इकट्ठा लिखा हुआ हो। तो मुझे ऐसे वर्ड चाहिए होंगे। अब जब मैंने इसको इस तरह डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज किया हुआ होगा हर वर्ड को, तो मुझे ये इस तरह इनकी मैपिंग को सर्च करना आसान हो जाएगा। कैसे बता? अब इसके अंदर वर्ड था ब्लू, उसके बाद था स्काई। तो मैंने पहले ब्लू को देखा, ब्लू का वर्ड मेरा कहां पे आ रहा है? ये ID2 के ऊपर। ब्लू का वर्ड पहले डॉक्यूमेंट में तीसरी पोजीशन पे है और तीसरे डॉक्यूमेंट में दूसरी पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा वर्ड कौन सा था? स्काई का। स्काई कहां पे है? ये है। स्काई का वर्ड दूसरे डॉक्यूमेंट में 8th पोजीशन पे है और तीसरे डॉक्यूमेंट में तीसरी पोजीशन पे है। अब ये वैल्यू तो इस जब बात हो रही थी मैपिंग की कि मैंने इस तरह मतलब इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर कि हमने अपनी क्यूरीज को चेक करना है कि वो प्रॉपर फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। फ्रेज क्यूरी जो हमारी है वो इन्वर्टेड इंडेक्स पे इंप्लीमेंट भी होती है कि नहीं होती। तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर से इस तरह इन्वर्टेड इंडेक्स बना लिया। अब उसमें से ये ब्लू स्काई, एक यूजर आया, उसने सर्च में से आके ये ब्लू स्काई इस तरह क्यूरी टाइप की। तो ये क्यूरी की टाइप कौन सी है? फ्रेज क्यूरी। इसमें ब्लू का वर्ड देखा, यहाँ पे था, उसकी मैंने चीजें न्यूमेरिकली नोट कर ली। स्काई का वर्ड यहाँ पे था, उसकी मैंने चीजें देख ली कि दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर 8th पोजीशन पे और तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन पे। अब मेरे पास क्यूरी कौन सी है? फ्रेज क्यूरी वाली। फ्रेज क्यूरी में क्या होता है? एक पहला वर्ड जहां पे आ रहा है ना, उसके साथ ही ये दूसरा वर्ड आएगा, तो ही वो डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके लेके आएगा। तो इन दोनों में से तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरी पोजीशन किसकी है? ब्लू की। और यहाँ पे तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन किसकी है? स्काई की। मतलब तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरी और तीसरी पोजीशन कंबाइन हो रही है ना, हमें न्यूमेरिक वैल्यू से पता चल रहा है। यानी कि तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर पहले वर्ड की जो दूसरी पोजीशन थी, दूसरे वर्ड की तीसरी पोजीशन आई। मतलब जब ये न्यूमेरिकली आपस में एक सीक्वेंस के मुताबिक दोनों वर्ड्स आ गए, तो मतलब ये इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये दोनों इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड तरतीब से ही पड़े हुए हैं और कंबाइन करके रखे हुए हैं। अब मुझे इसकी ये न्यूमेरिक वैल्यू से, इसके ये डाटा स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर ये दोनों वर्ड्स कंबाइन इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो मैंने उन दोनों को उठा के रख लिया। ब्लू कहाँ पे है? तीसरे वर्ड के अंदर दूसरे पोजीशन पे, और स्काई का वर्ड तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन पे।
और जब मैंने उनको इस तरह दोनों को तरतीब दे लिया तो इसके साथ ही फिर मेरे पास अगली चीज कौन सी आ गई कि जैसे तरतीब दिया तो मेरे पास जो रिजल्ट आए तो मैंने अपने उस रिजल्ट को एज एंड पे चेक किया। सर्च ऑब्जेक्ट जो होते हैं मेरे पास, डॉक्यूमेंट रेफरेंस कौन सा है, तीसरा है। उसके बाद मेरे अंदर जो रेलिवेंसी रिजल्ट आए थे वो कितने हैं, 100% कंप्लीट। मतलब जिस तरह जब हम क्वांटिफाई करके चीजों को अपने पास सर्च करते हैं और निकालते हैं तो ये देखो मुझे वो क्यूरी फ्रेज मेरा प्रॉपर इंप्लीमेंट हो गया और मेरे पास जो रिजल्ट आए वो भी मुझे 100% मिले। यानी कि अब पीछे यहाँ पे गलती के चांसेस है ही नहीं। तो जो हमारे पास इन्वर्टेड इंडेक्स होगा वो ये चीज हो गई और जो फ्रेज क्यूरी हुई वो ये चीज होगी। इसका मतलब क्या है कि फ्रेज क्यूरी हमारे इन्वर्टेड इंडेक्स के ऊपर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है और उसके जो रिजल्ट आए हैं वो भी 100% आए हैं। आप देख सकते हैं कि तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर ब्लू स्काई इकट्ठा ही लिखा हुआ है, यानी कि पहले ब्लू का वर्ड है उसके फौरन बाद स्काई का वर्ड है, दरमियान में कोई चीज नहीं है। तो ये तो मेरा था टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से, ये मेरा था इन्वर्टेड इंडेक्स और मैंने अपनी फ्रेज क्यूरी को इन्वर्टेड इंडेक्स में से चेक किया और जो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया वो मैंने जब उस रिजल्ट को प्रॉपर मैप किया तो वो देखा तो मेरे पास 100% रिजल्ट था। वाकई ही ये सिर्फ तीसरा एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें ब्लू स्काई कंबाइन इकट्ठा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरी जो फ्रेज क्यूरीज हैं वो प्रॉपर तौर पर इंप्लीमेंट हो रही हैं इसके अंदर। सर अगर हम ब्लू स्काई को इन्वर्टेड में नहीं लिखते तो भी ब्लू स्काई जो फ्रेज है वो फ्रेज क्यूरी ही अगर होगी मैं ना? ब्लू इसके स्काई रिजल्ट्स को, डिफरेंट होंगे। हाँ एक मिनट, अगर मैं ब्लू स्काई को इन्वर्टेड इंडेक्स कॉमास के अंदर नहीं लिखता तो फिर मेरी ये क्यूरी सिंपल जो क्यूरी होती है ना वो वाली बन जाएगी। इसमें फिर मुझे वो तमाम डॉक्यूमेंट ला के देगा जिसमें ब्लू भी होगा, स्काई भी होगा और ब्लू स्काई इकट्ठा भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे जिसके अंदर ये दोनों वर्ड इकट्ठे नहीं लिखे हुए, लेकिन मुझे तो ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके अंदर ये दोनों वर्ड इकट्ठे करके लिखे हुए होंगे। ओके सर। सर ये जो इंडेक्स कन्वर्टेड इंडेक्स के नीचे जो वो बॉक्स बना है वो कैसे हमने ऊपर से इसको नीचे कंबाइन किया है? ये वाला बॉक्स, जी 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 यही वाला। ये हम लोगों ने इस इन्वर्टेड इंडेक्स से मैप किया है। मैंने कैसे सर ये? फ्रेज क्यूरी में से पहले ब्लू के वर्ड को देखा, ब्लू का वर्ड मेरा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसमें दो रेशियो पड़ी हुई है। तो ब्लू का वर्ड पहले डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन पे है, तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरी पोजीशन पे है। जी उसके बाद मैंने स्काई का वर्ड देखा, स्काई का वर्ड ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ये दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर 8th पोजीशन पे है और तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर तीसरी पोजीशन पे है। तो मुझे तो ये दोनों वर्ड ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके अंदर ये दोनों वर्ड कंबाइन करके इस्तेमाल हुए हुए हों। अगर मैं ये पहले को चेक करता हूं तो ये कोई भी रेशो इसके साथ मैच नहीं कर रही, मतलब पहले डॉक्यूमेंट है ही नहीं, दूसरा है, दूसरा इसमें नहीं है। आगे जो दूसरी रेशो है ना ये वाली मैच कर रही है कि ब्लू तीसरे डॉक्यूमेंट में भी है और यहाँ पे स्काई भी तीसरे डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद मैंने दूसरी चीज चेक करनी है पोजीशन, वो भी मेरी मैच कर रही है कि तीसरे डॉक्यूमेंट के अंदर ब्लू दूसरे नंबर पे आ रहा है, स्काई तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब तरतीब से पड़े हुए हैं। तो इस तरह मैं नंबरिंग की तरतीब से चेक कर सकता हूं ना कि मेरे ये दोनों वर्ड तरतीब से इकट्ठे ही पड़े हुए हैं। जी जी सर। तो इस तरह हम लोग इन्वर्टेड इंडेक्स में से अपनी क्यूरीज को फिर निकालते हैं। तो इस तरह मैंने उन दोनों को निकाल के ये अलग से इस बॉक्स के अंदर राइट कर लिया कि तीसरा डॉक्यूमेंट ऐसा है जहां पे मेरी ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं। जी। तो उसके बाद मैंने ये तीसरे डॉक्यूमेंट को जाके वहां पे देखा और वाकई वहां पे ब्लू स्काई इसी तरह लिखा हुआ था। तो मतलब ये मेरा जो तीसरा डॉक्यूमेंट इसने निकाल के मुझे दे दिया वो वाकई 100% रेलिवेंट है ना मेरे। जी जी। तो यही होता है मतलब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर चीजों का कि वो किस तरह हमारे पास मैप हो रही होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हेलो, यस सर क्लियर है।
ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके डॉक्टर। अटेंडेंस मार्क हो गई। हाँ वो हो गई। सर मिड टर्म का क्या होगा, मिड टर्म होंगे? मैं 2-3 दफा तो बता चुका हूँ कि जो अभी तक है वो यही है कि डिस्कशन बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे और वहीं पे आप लोगों ने आंसर देने होंगे। अभी तक का यही फैसला है, लेकिन अभी कोई क्लियर कंफर्मेशन या क्लियर नोटिस कोई नहीं आया अभी तक। ठीक है। जी सर ये ठीक है, लेकिन ये यहाँ का डिस्कशन बोर्ड भी बड़ा अजीब है। मतलब डिस्कशन बोर्ड तो सबका एक होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे सबका ही सेपरेट है, ये जीडीबी टाइप है। ये ना एज ए क्विज टाइप क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आंसर हर किसी ने अपना अपना अलग अलग देना है जी और वो तब तक पेंडिंग फॉर्म में पड़ा रहता है जब तक मैं उसको चेक करके एक्सेप्ट नहीं कर लेता। जब मैं उसको चेक करके एक्सेप्ट कर लूंगा तब बाकी लोगों को शो होगा। जी ठीक है। और सर जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट दी थी उसकी आपने डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की, इसलिए वो मैंने कर दी हुई है 1 जो जून तक। जी सर कर दी। मैंने 1 जून तक कर दिया हुआ है, वो एक्सटेंड आप देखना दोबारा वो होगी होगी। ठीक है, मजीद चेक कर लेना, अगर ना हुई हुई तो मुझे मैसेज करना, फिर मैं देख कर दूंगा या मैं खुद ही देख के कर देता हूँ। जी सर मैं चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ सर एक्सटेंड हुई है 1 जून तक ही है। हाँ